Good evening, everyone, and welcome to our master series on Companies Act. जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं, इनफैक्ट आई थिंक जनवरी से सभी यही फेस कर रहे हैं कि एमसीए के पोर्टल में कितने ग्लिचेस हैं। तो और ग्लिचेस के साथ साथ फिर एमसीए आरओसी कंपनी एक्ट में जितने प्रोविजंस चेंज हो गए हैं, इतनी पेनल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा है। आरओसी की तरफ से अब स्क्रूटनी और असेसमेंट शुरू हो गए हैं सभी फॉर्म्स के। कई लोगों को नोटिस भी आने लग गए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक अब 4 डेज की मास्टर सीरीज ये लॉन्च की है टू बेनिफिट ऑल आवर प्रोफेशनल फ्रेंड्स। अगर इस पूरे सीरीज की बात करें, 4 डेज को हमने इस तरह से बांटा है। लर्नड एंड एमिनेंट एक्सपर्ट सीएस देवेश गोयल जी हैं। वेलकम दिवेश जी। आज हम बात करेंगे जो टेक्निकल ग्लिचेस फेस हो रही हैं, इस पे आप बेहतर बता सकते हो, उसमें हम आगे नहीं बोलेंगे कुछ भी। एंड सेकेंड और थर्ड डे में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है, जिसमें सेकेंड डे में वी विल डिस्कस सेक्शन 185 एंड 186, जिसमें लोन डायरेक्टर्स को कब दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके क्या प्रोहिबिशंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ऑल, उसकी बात करेंगे। एंड थर्ड डे में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी और वाइस वर्सा, मतलब प्राइवेट से पब्लिक में जाने के लिए, और उसके डिटेल प्रोसीजरल एनालिसिस की बात करेंगे। इसके साथ ही सेम डे वी विल डिस्कस ऑन द इनकम टैक्स इम्पैक्ट एंड एनालिसिस ऑन दिस कन्वर्जन, कि क्या टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। तो वी विल हैव CS भारती गोयल जी एंड अभिषेक जैन जी ऑन डे 3, एंड डे 4 में वी विल डिस्कस ऑन हैंडलिंग वेरियस नोटिसेस, जो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में शुरू हो गए हैं। पहले एमसीए में इतने देखने को नहीं मिलते थे, अब तो आए दिन आते रहते हैं नोटिसेस। तो हाउ टू हैंडल दोज नोटिसेस एंड उनकी क्या जो भी नॉन कंप्लायंस है उसमें हमें क्या रिप्लाई करना है, कैसे करना है, कंपाउंडिंग एंड एजुकेशन एंड ऑल। And to discuss that, we will have CS Santosh Pandey ji. He is Regional Council member of ICSI. तो ये हमारी मास्टर सीरीज का प्लान है। And with this, now I will hand over this virtual mic to Sumit Garg ji, founder of CASA, to welcome Divesh Goyal ji and to take the session further. Over to you, Sumit ji. Thank you, Ashai, for wonderful brief about the program, 4 days master series on the Companies Act. Friends, welcome to each one of you, and welcome Devesh ji, my good friend, dynamic speaker in the company on the field of Companies Act. So welcome to you once again. जैसा कि भी आशा ने बताया कि हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं कंपनीज एक्ट में, वेरियस प्रोविजंस जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं कंपनीज की फंक्शनिंग पर. सो दे ऑल आर वी हैव टू लर्न ऑल दोज प्रोविजंस इन ब्रॉडर वे and understand what are the impact on the compliances part of the company. As a auditor, we are duty bound to understand the MCA glitches. अगर हम compliances की बात करते हैं, thereafter जो लोन डिपॉजिट्स में अगर कोई फेल्योर है या नोटिस आ रहे हैं, उन सब का हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से उनका सॉल्यूशन रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं. सो नेक्स्ट 4 डेज में हमारी कोशिश रहेगी कि इन सभी इश्यूज को टच करें. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई और भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं कि हमें और कवर करना चाहिए, डेफिनेटली वी विल ऐड दोज टॉपिक्स इन द लास्ट और वन मोर सेशन वी कैन प्लान. So with this note, I once again welcome to each participant in this virtual master series. And about CS Devesh Goyal ji, I think everybody knows about you. You are the master in this Companies Act. Since 2014, he is working with the knowledge sharing as a webinar, as a seminar, various articles, and practicing company secretary from Delhi, Roni. So welcome to you, Devesh ji. Now I request to take up the technical session. Moving ahead, over to you. Thank you so much, Sumit ji. First of all, for giving me this opportunity always to interact with the members and the fellow professionals. And definitely, many times you start this type of series. Definitely, ऐसी series काफी helpful होती है members के लिए भी. So first, I want to say thanks to you for all these efforts. Because practically क्या एज अ स्पीकर तो हमें 1.5 आवर बोलने के बाद हम तो चले जाएंगे,
और ये ऑर्गेनाइज करने में जो एफर्ट्स लगते हैं, यू आर डूइंग ऑल दोस एफर्ट्स so many years. So thank you so much for these efforts for the member, for the fraternity. Thank you. So as Sumit ji and Asha ji has already said, today we are going to discuss about the MCA B3. मतलब प्रैक्टिकली आज सुमित जी ने ऐसा टॉपिक दिया है कि जिसमें मेरे पास कोई सेक्शन नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि वो सेक्शन डिस्कस करूं या उसका प्रोसेस डिस्कस करें और सेशन कंप्लीट हो जाए. टुडे द टॉपिक इज टोटली अ प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक. बिकॉज आज हम जो इस टॉपिक में प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द MCA B3 वर्जन. So one thing I just want to say, we will not directly jump onto the queries, how we have to work, how this query to be resolved. What I have seen, this is my 45th session on the MCA B3 version throughout the country. Regularly, I'm taking session on the MCA B3 version, seminars and webinars. So in last 45 session, I must say, I have seen one thing, that the major issue, we can say, the front major issue, the understanding of MCA B3 version. हम सभी को प्रैक्टिकली क्या है कि अभी MCA B3 प्रॉपर बिल्कुल न्यू थिंग्स है, दे आर कंप्लीटली न्यू थिंग. तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी है सभी लोगों को, तो बहुत सारे उन अंडरस्टैंडिंग इश्यूज को भी हमें क्लियर करना है. सो आज का जो वेबिनार है, प्रैक्टिकली इस वेबिनार का जो मेरा पर्पस है, जिस रीजन से मैंने सुमित जी को इसके लिए ये हाँ भी बोला था, वो पर्पस ये है कि पहले हम बेसिक डिस्कस कर पाए कि MCA B3 का बेसिक पर्पस क्या है. कि MCA B3 का बेसिक पर्पस यही है कि बस फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस चेंज कर दो या फॉर्म फाइलिंग के फॉर्मेट में चेंज कर दो. अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज नॉट अ बेसिक पर्पस ऑफ द MCA B3. इट इज टोटली डिफरेंट. इट इज टोटली डिफरेंट देन व्हाटएवर वी आर थिंकिंग. सो एक चीज मैं सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से डिस्कस करना चाहूंगा. I know कि there will be so many queries in the mind of every person relating to this MCA B3. बस एक चीज मैं सभी से बोलूंगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी का कोई भी डाउट है MCA B3 के रिगार्डिंग, whatever question, whatever doubt you are having, please mention the same in the chat box. जितने आपके डाउट है, जितने आपके क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चंस को और उनको चैट बॉक्स में मेंशन करिए. We will try our best on the basis of our trial and error, on the basis of our practical experience. जितना हम आंसर कर पाएंगे, हम क्वेरीज का आंसर करेंगे. We will try कि क्वेरीज रिजॉल्व हो सभी की. But one thing before starting the session, I want to say, अभी जो भी हम डिस्कस करने जाएंगे, practically those are not the full-fledged solution of the technical issues of the MCA. Because full-fledged solution तो वो तब बनेगा जब MCA वाले अगर वो solution suggest करेंगे. But अभी तो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, we will practically discuss. हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे हम लोगों ने जो देखा होगा कि हाँ कैसे इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या हमने ट्रायल एंड एरर किया कि एरर रिजॉल्व हो गया, क्या हमने टैक्टिक्स लगाई कि एरर रिजॉल्व हो गया. तो सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे. सो डेफिनेटली ऑन द रेगुलर बेसिस, मेरे ज्ञान गुरुकुल करके व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सोशल मीडिया भी मैं सभी यूज करता हूँ. तो रेगुलर बेसिस पे मेरे पास 100 से 200 क्वेरीज आ रही है ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन दिस MCA B3. इस रीजन से मैंने कुछ FAQs भी लॉन्च किए थे MCA B3 के ऊपर, और मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की हुई है YouTube चैनल पे, शॉर्ट 5 मिनट वीडियो, 1 मिनट वीडियो शॉर्ट्स आल्सो फॉर दिस MCA B3. तो आज इस वेबिनार में डेफिनेटली बहुत कुछ चीजें तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा. स्टिल आफ्टर द वेबिनार किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी, कोई अपडेट किसी को चाहिए हो, तो यू कैन वॉच ऑन द माय YouTube चैनल आल्सो, जहाँ मैं रेगुलर बेस पे वीडियोस अपलोड करता हूँ द डिफरेंट टॉपिक ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ. आज की डेट में तो आई डोंट थिंक से MCA B3 से ऊपर कुछ चल रहा है प्रोफेशनल्स के माइंड में, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरीज हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो. एवरीवन इज स्टक्ड इन द MCA B3. और स्टक का रीजन क्या है? दिस इज कंप्लीटली न्यू थिंग. तो जब भी कोई नई चीज होती है, दैट न्यू थिंग टेक्स टाइम टू बी गेट अडॉप्ट. तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि किसी का कोई डाउट आता है, किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, प्लीज फुल फ्लैश आपकी क्वेरी आप ड्राफ्ट करके चैट बॉक्स में डालिए. वी विल ट्राई आवर बेस्ट बिफोर एंड ऑफ द सेशन, वी विल टेक अप द क्वेरीज. सो ऐसा करता हूँ, फर्स्ट 7 o'clock तक मैं थोड़ा अपनी पीपीटी में जो है वो चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं. उसका 15-20 मिनट 30 मिनट जितनी भी क्वेरीज होगी उसके बेस पे हम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे. सो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि V3 वर्जन. If you remember, first version आया था MCA का, MCA version 1 in 2006. Definitely I was not there into any of these type of profession in 2006. But whatever we have listened from our seniors, I have discussed with so many seniors. जब फर्स्ट टाइम 2006 में MCA V3 वर्जन और V1 वर्जन लॉन्च हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम एरा था जब फिजिकल फाइलिंग से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ऑनलाइन फाइलिंग पे.
तो वो सभी के लिए एक बहुत नई चीज थी कि ई फॉर्म्स में ऑनलाइन फाइलिंग करना, स्कैन करके फाइलिंग करना, सभी के लिए एक नई चीज थी। बट धीरे धीरे वो चीजें रिजॉल्व हुई, धीरे धीरे सभी की वो चीजें रिजॉल्व हुई। टाइम लगा, उस टाइम भी काफी टाइम लगा इस चीज को रिजॉल्व होने में, बट टाइम के साथ चीजें स्मूथ होती गई। Then 2012, I was in training at that time. I was doing my articleship. 2010 में MC V2 वर्जन आया, तब MC की साइड पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तब एनुअल फॉर्म्स, आज की डेट में तो हमारे पास AOC 4 है, MGT 7 है। तब एनुअल फॉर्म्स होते थे 23AC, 23ACA, 20B, ये एनुअल फॉर्म्स होते थे उस टाइम। तो वो एनुअल फॉर्म्स भी जब उस टाइम अमेंडमेंट्स आए थे ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी, बहुत टाइम लगा था उन सब चीजों को रिजोल्व होने में। तो उस टाइम भी 3-4 मंथ इट्स टू कि एमसीए एक स्मूथ हो जाए और वो सारी चीजें वर्क करने लग जाए। तो अभी क्या है कि देखो एमसीए V3 जो आया है ना, एमसीए V3 इज अ वेरी बिग थिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर ऑन द एमसीए V3। तो अगर हम ये सोचे कि सडनली रातों रात एक दिन में साइट प्रॉपर चलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया, ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज प्रैक्टिकली इन इंडिया। तो सभी के अपने कुछ कंप्लायंस है, अपनी कुछ चीजें हैं, सबके अपने अपने कुछ सिचुएशन बेस्ड एरर आ रहे हैं। तो एमसीए टीम इज प्रैक्टिकली, आई एम टेलिंग यू, एमसीए टीम इज वर्किंग डे एंड नाइट टू गेट रिजॉल्व दिस। प्रैक्टिकली मैंने उनसे काफी बार डिस्कशन भी किया है, हेल्प डेस्क पे भी, मिनिस्ट्री भी विजिट किया है। दे आर इवन वर्किंग ऑन सैटरडेज और संडेज आल्सो टू रिजॉल्व दिस एरर। इवन बोथ द इंस्टीट्यूट, चाहे ICSI हो, ICAI हो, दोनों इंस्टीट्यूट्स ने अपनी टीम्स बनाई है जो मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जो मेंबर्स की क्वेरीज ले रही है, मिनिस्ट्री को सेंड कर रही है। तो एवरीवन इज ट्राइंग टू हेल्प द प्रोफेशनल। बट अभी ये चीज टाइम ले रही है बिकॉज टोटली ये न्यू वर्जन है। आज तक हमने क्या किया था, ई फॉर्म फाइल किया था, ई फॉर्म में फॉर्म डाउनलोड होता था, फिल करते थे, फाइल करते थे। नाउ इट इज टोटली अ न्यू वर्जन दैट इज वेब बेस्ड फॉर्म। यू ऑल आर मोस्टली द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप लोगों ने तो इनकम टैक्स की साइड पे, जीएसटी की साइड पे बहुत वर्क किया है, इनकम टैक्स पे सब वेब बेस्ड रिटर्न ही आज तक फाइल की है। तो सेम लाइक दैट कंपनीज एक्चुअली भी अब ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म वेब बेस्ड हो गया है। तो अभी 2013 में, 2023 में नया वर्जन आया है। जैसे जनवरी से, जैसे आशा जी ने भी बोला, जनवरी से जब से ये वर्जन आया, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। वो टेक्निकल इश्यूज प्रैक्टिकली हमारे पार्ट पर नहीं है, डिपार्टमेंट के पार्ट पे। जैसे रिसेंटली मैं बताता हूँ, लास्ट वीक हमने कुछ नेम चेंज के लिए रन फॉर्म फाइल किए थे। अब वो नेम चेंज के रन फॉर्म में रीसबमिशन ये आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई रीसबमिशन आ रहा है कि मेरा नेम रिसेंबल है या ट्रेडमार्क में, रीसबमिशन आ रहा है कि दे आर नॉट एबल टू ओपन द अटैचमेंट and that's why they have to send the form for the resubmission so that we can again resubmit it or they can proceed it. तो इशू सिर्फ प्रोफेशनल पार्ट पे भी नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंटल पार्ट पे भी इश्यूज है कि वहां भी समटाइम क्या हो रहा है, अटैचमेंट ओपन नहीं हो रही है, वहां भी समटाइम वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे डिन के केस में रिसेंटली आप लोगों की क्वेरी भी हो सकती है, तो इसी पॉइंट के साथ मैं उस क्वेरी का भी आंसर दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम DIR3 फाइल कर रहे हैं, DIR3 फाइल होता है, DIR3 अप्रूव होता है, बट DIR3 अप्रूव होने के बाद दिन नंबर ही जनरेट नहीं हो रहा, हमारे पास दिन नंबर ही नहीं आ रहा है। अब क्या है कि दिन नंबर पीछे से डिपार्टमेंट की तरफ से जनरेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एवरीथिंग टेकिंग टाइम बिकॉज उनके सिस्टम भी थोड़े स्लो वर्क कर रहे हैं, उनके सिस्टम भी अपग्रेड हो रहे हैं बिकॉज उनका भी टोटल सिस्टम V2 पे था, आज तक उन्होंने भी जो वर्किंग की V2 पे, नाउ दे हैव टू वर्क ऑन द V3। तो अपग्रेड हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। और ये माइग्रेशन क्या है कि देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया, तो माइग्रेशन वाली जो चीज है ना, वो चीज टाइम ले रही है। इस रीजन से हमें दिन नंबर आने में देरी हो रही है। काफी सारे केसेस में हमने देखा है कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू नहीं हो रहे हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग, अगर आपका ऐसा कोई एरर है कि दिन का फॉर्म फाइल के अप्रूव हो गया, दिन नंबर नहीं आया, इनकॉर्पोरेशन अप्रूव हो गया, COI नहीं आया, तो ऐसी चीज के लिए आप एक पहले सबसे पहला स्टेप लो, एमसीए की टिकट रेज करो। उस टिकट रेज को करने के लिए जो एमसीए की और CRC की आईडी है, appl.helpdesk करके समथिंग आईडी और CRC एस्केलेशन, उस आईडी पे प्रॉपर अपने टिकट नंबर के साथ मेल फॉरवर्ड करो। और इवन आजकल तो एमसीए ने प्रॉपर एक ट्विटर के लिए हैशटैग भी दिया हुआ है कि उस हैशटैग को करके ट्वीट कीजिए, तो आप उनका प्रॉपर ट्वीट भी कीजिए। डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज देखो, तो सामने भी पर्सन है, काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। एक दिन में 1000 2,000 टिकट्स रेज हो रही होगी, इशू जा रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। बट इन सब चीजों से एटलीस्ट उन्हें पता चल रहा है कि क्या किस टाइप के एरर आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प अस इन ऑल दिस थिंग्स। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करो जहां भी आपको मैक्सिमम इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं। एक टेक्निकल इश्यूज है जो हम अपने पार्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसे इश्यूज के दिन का फॉर्म फाइल हो गया, दिन नंबर जनरेट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ही कर सकती है। COI नहीं आया, ये डिपार्टमेंट वाले ही दे सकते हैं। नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं आया, ये भी डिपार्टमेंट वाले ही दे
सकते हैं। सो ऐसी चीजों के लिए आपको टिकट रेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेनी टाइम आई हैव सीन कि पीपल आर रेसिस्टिंग टू रेज द टिकट। आई जस्ट वांट टू से थिंग व्हाई वी हैव टू रेसिस्ट फॉर रेजिंग ऑफ द टिकट। अगर इशू आ रहा है तो रेज करो टिकट, टिकट रेज करेंगे और मेल करेंगे, और सिर्फ टिकट रेज करके मत रहिए, उन्हें प्रॉपर मेल कीजिए और मेल में सब कुछ प्रॉपर मेंशन कीजिए। एक मैंने और इशू देखा है विद इन अ प्रोफेशनल, सॉरी फॉर सेइंग दिस, कि हम लोग टिकट रेज करते हैं, वी आर नॉट मेंशनिंग द प्रॉपर मैटर इन द टिकट, तो प्लीज दैट थिंग वी आल्सो शुड टेक केयर। डेफिनेटली मैं इसमें ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि मिनिस्ट्री के पार्ट पे एरर नहीं है, टेक्निकल एरर नहीं है, टेक्निकल एरर है बहुत है। और मेरी बात करूं तो मैं एक दिन में मेरे पास 100 मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मेरे पास दिन में 50 कॉल आ रही है जो टेक्निकल इशू से रिगार्डिंग। इवन आई एम नॉट एबल टू पिक दोज कॉल्स बिकॉज इतने टेक्निकल इश्यूज है जो कॉल पे रिजॉल्व मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जितने भी मेरे ट्रिक्स है, जो मैंने ट्रायल एंड एरर किया है या किसी प्रोफेशनल के ट्रायल एंड एरर से सीखा है, वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, और वही सब मैं वीडियोस बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। अब सबसे पहले आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एमसीए V3, मिनिस्ट्री क्यों लेके आई V3? क्या सिर्फ पर्पस ये था कि एक फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस चेंज कर देते हैं, कि पहले ऑनलाइन फॉर्म होते थे, पहले ई फॉर्म होते थे, अब वेब फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म में नए अटैचमेंट चेंज कर देते हैं या फॉर्म की इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ इतना सा पर्पस नहीं है V3 का। Just to change the way of filing of the form is not the purpose of the MCA V3. MCA V3 is much bigger than that. V3 का जो पर्पज है उससे बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज टोटली अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन पोर्टल। जो MCA V3 है ये टोटली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन पोर्टल है जो टोटली किसी एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी में मिनिस्ट्री ने बहुत सारी नई चीजें की है। जैसे क्या नई चीजें की है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। They want to come with a new thing that is e-consultation module. अभी तक मिनिस्ट्री की वेबसाइट में e-consultation module नहीं है। Now ministry want to come up with the e-consultation module on the MCA V3. MCA V3 पे वो e-consultation module पे आना चाह रहे हैं ताकि आप ऑनलाइन ही उनसे कंसल्ट करो और अपने एरर्स का रेजोल्यूशन आपको मिल जाए। सेकंड, वेब बेस्ड फॉर्म आ रहे हैं। वेब बेस्ड फॉर्म से देखो आज की डेट में, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, प्रमोट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब भी मैं किसी वेबिनार सेमिनार में ये प्रमोट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलता हूँ तो पीपल जनरली स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, कैसे है। आई नो आज की डेट में हमें एरर आ रहा है, हमें इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि हाउ इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज द ईज ऑफ बिजनेस। बट प्रैक्टिकली क्या है, देखो हम सबने LLP के V3 फॉर्म्स पे भी काम किया है। अब V3 में हमने देखा होगा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्री फिल होकर आ जाती है इन्फॉर्मेशन, तो वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है ईज के लिए। अब आप देखोगे, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से यहाँ कोरिलेट करता हूँ। ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में 2013 से लेकर 2023 इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पूरा चेंज हो गया। पहले कंपनीज बनने में 1-2 महीने लगते थे। रिसेंटली अभी V3 से जस्ट पहले की बात करें, 1-2 दिन में भी हमने कंपनीज बनाई है, सेम डे भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है। पहले कंपनीज बनाने के लिए 5-5 फॉर्म्स जाते थे, बहुत सारे अटैचमेंट जाती थी। अब वो चीजें हमें कंपनीज बनाने के लिए नहीं करनी पड़ रही है। कंपनीज बनाने के लिए अब वो सब चीजें हमें नहीं करनी पड़ रही है, कंपनी बनाना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, अभी V3 लॉन्च हुआ है नया, अभी इश्यूज आ रहे हैं, अभी नेम अप्रूवल में 10 से 15 दिन लग रहे हैं, अभी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म प्रोसेस होने में 10 से 15 दिन लग रहे हैं, बट दिस इज इन अ प्रोसेस, धीरे धीरे ये चीज भी रिजॉल्व हो जाएगी। बट आज के डेट में आप मिनिस्ट्री का मोटो देखोगे तो उनका मोटो बहुत क्लियर है, पेपरलेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मतलब पेपरलेस इनकॉर्पोरेशन। आज की डेट में अगर आप V3 पे इनकॉर्पोरेशन करने जाते हैं कंपनी का, आपको सिर्फ एक ही मेरे को लगता है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है जिसपे साइन करके अटैच करना पड़ता है, वो है NOC फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसके अलावा आपको कोई भी अटैचमेंट एज अ डॉक्यूमेंट करनी नहीं पड़ती। DIR2, पहले DIR2 बनता था, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर। V3 लॉन्च होने के बाद DIR2 को रिमूव कर दिया। आज की डेट में चाहे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, आपको DIR2 नहीं बनाना पड़ता। जो फॉर्म्स की डिक्लेरेशन पार्ट होता है, टिक मार्क करते हैं जहां पे हम, वहीं पे इन्होंने पूरे DIR2 को कवर कर लिया है। INC9, पहले INC9 फिजिकल बनता था, INC9 भी आपका ई फॉर्म बनता है। सो आज की डेट में आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए बनाना नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन इज टोटली अ पेपरलेस नाउ। सो वहां पे कहीं आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, अभी साइट नहीं चल रही है, धीरे धीरे जब चल जाएगी ना, माय पर्सनल बिलीव वंस दिस साइट विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपर्ली ना, तो इट विल बी प्रैक्टिकली अ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब V3 वेबसाइट क्या है? V3 वेबसाइट जो हमने अभी तक देखा है, V3 वेबसाइट जस्ट सिर्फ इतनी नहीं है कि फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस चेंज हो गया, फॉर्म का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। V3 प्रोफाइल इज मच मोर देन दिस।
इससे बहुत ज्यादा ऊपर है जो V3 की हम बात करते हैं। Why I'm saying कि इससे बहुत ऊपर है V3 बिकॉज ऑफ V3 के अंदर ना आप देखोगे तो इट इज टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड, एक AI पे काम कर रही है। अब आप, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अब आप यहाँ पे V3 में कोई भी मिस्टेक करना डिजर्व नहीं करते हो फॉर्म्स में। अगर आपने फॉर्म्स में कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखी, कोई रॉन्ग अटैचमेंट लगाया, इट विल बी इजियर टू कैच दैट। तो ट्राई कि V3 में जब भी आप फॉर्म फाइल करो, जितना पर्सनल सजेशन है, एमसीए V3 में जब भी फॉर्म फाइल करो, डोंट मिस्टेक इन द फॉर्म, डोंट मेक मिस्टेक्स इन द फॉर्म, बिकॉज अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो देयर आर द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा मैंने लिखा, इंक्रीज इन स्क्रूटनी, AI लगने के बाद स्क्रूटनी इंक्रीज हो जाएगी, नो डाउट फॉर्म्स पे स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। तो अगर फॉर्म्स पे स्क्रूटनी बढ़ जाएगी तो हमें फॉर्म्स के लिए और ज्यादा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा फाइलिंग के लिए। तो वी हैव टू टेक द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म वेरी सीरियस मैनर ऑन द एमसीए V3। अब एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म्स में लग के कैसे चेंजेस आएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यू ऑल आर अवेयर देयर आर द टू टाइप ऑफ फॉर्म ऑन द एमसीए वेबसाइट, सम आर द एसटीपी मोड फॉर्म्स, सम आर द नॉन एसटीपी मोड फॉर्म्स। नॉन एसटीपी फॉर्म्स क्या होते हैं? जो हम फाइल करते हैं, आरओसी, आरडी, एमसीए जिसकी भी जुरिसडिक्शन होती है वो उसे चेक करते हैं और अप्रूवल, रिसबमिशन, रिजेक्शन देते हैं। एसटीपी मोड फॉर्म्स वो होते हैं जो हमने फाइल किया और फाइल करते ही डायरेक्टली अप्रूव हो जाते हैं। जैसे एसटीपी मोड में मैं बात करूंगा, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म जो एसटीपी मोड में, जैसे एओसी फॉर्म, कंपनीज एक्ट का सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है एओसी फॉर्म। इसमें बैलेंस शीट लगाते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट लगाते हैं, एसटीपी मोड में है। एमजीटी 7 एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न भी हमारी एसटीपी मोड में फाइल हो जाती है। सो अब जैसे की बात करते हैं DIR 12, PS3, अब ये सब एसटीपी मोड फॉर्म्स हैं। अब इन एसटीपी मोड फॉर्म्स के क्या नेचर होता है कि आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म में अटैच किया, फॉर्म को फाइल कर दिया। जैसे ही आपको फॉर्म को फाइल करते हो, फॉर्म अप्रूव हो जाता है, कोई चेक नहीं करता। तो जनरली हमने देखी एक टेंडेंसी क्या रहती है कि देयर समटाइम मिस्टेक्स आल्सो हैपन इन द एसटीपी फॉर्म्स की कौन सा कोई चेक कर रहा है। तो अब वो आपको अपनी क्या कहते हैं माइंड टेंडेंसी चेंज करनी पड़ेगी कि कौन सा कोई चेक कर रहा है। ये चीज अब नहीं चलेगी बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक नया डिपार्टमेंट भी पीछे क्रिएट किया था, CSC, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। अभी तक हमने कंपनीज एक्ट में नाम सुने ROC, RD, NCLT, MCA, CRC, but they have created a new department, CSC. CSC is specifically for the Central Scrutiny Center. इसके नाम से शो हो रहा है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। इस डिपार्टमेंट का काम ही है स्क्रूटनीज करना, और स्क्रूटनी किसकी करना? एसटीपी मोड फॉर्म्स की। ये डिपार्टमेंट एसटीपी मोड फॉर्म्स की स्क्रूटनी प्रैक्टिकली करता है। तो जब ये डिपार्टमेंट एसटीपी मोड फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेगा तो डेफिनेटली जो भी हमने एसटीपी में फॉर्म फाइल किए होंगे उनको चेक करेगा, और चेक करेगा अगर मिस्टेक्स निकलेगी देन देयर विल बी हाई चांस ऑफ द पेनल्टीज एंड द फाइन एज पर द सेक्शन। तो एक सजेशन जो मैं आप सभी को देना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन आप मान सकते हो कि अब अगर आप V3 में कोई भी फॉर्म फाइल करते हो ना, एरर आर द डिफरेंट थिंग। एरर कितना टाइम के, महीने 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा इतने ही चलने वाले हैं, बट फॉर्म्स तो आपको लॉन्ग टर्म में फाइल, लॉन्ग टाइम में फाइल करने हैं ना। तो V3 में कोई भी फॉर्म फाइल करो, बहुत कंसर्न रह के फॉर्म प्रिपेयर करो, प्रॉपर चेक करके प्रिपेयर फॉर्म करो, और एसटीपी मोड फॉर्म्स को भी प्रॉपर चेक करो। बिकॉज एसटीपी मोड एक बार फाइल हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे चेंज करने का, और उसमें अगर मिस्टेक चली गई तो यू आर लायबल फॉर द पेनल्टी। कंपनीज एक्ट के हर सेक्शन में लिखा है जब आप फॉर्म फाइल करते हो कि किसी भी सेक्शन का कोई फॉर्म है, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट होता है तो सेक्शन की पेनल्टी लगती है। जैसे कि MGT 7 है 117 सेक्शन में, अगर MGT 7 आप डिले से फाइल करते हो ना तो उसकी भी पेनल्टी लगती है। अब एक चीज और यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा AI से रिलेटेड। अभी तक क्या है, आज तक आप फॉर्म डिले से फाइल करते हो, जितने भी फॉर्म डिले से आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हो, जनरली आपने देखा होगा एक ही कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग फेस करते हैं कि एडिशनल फीस पे करते हैं। एडिशनल फीस पे करना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, एडिशनल फीस लगती है, हम लोग पे कर देते हैं। बट सिर्फ डिले फाइलिंग पे सिर्फ एडिशनल फीस पे करना ही एक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। If you are filing a form with delay after the due date, except additional fees, so many other consequences are also there. Like you are liable for the penalty. अब बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, जब मैं सेमिनार्स में भी ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि लेट फॉर्म फाइलिंग पे कौन सी पेनल्टी लगती है। तो एमसी की साइट पे ना एक डाटा एंड रिकॉर्ड करके ऑप्शन है, उसमें आप जाएंगे ना, आरओसी एडजुडिकेशन ऑर्डर है, इतने सारे एडजुडिकेशन ऑर्डर आपको वहां मिलेंगे ना, जो सिर्फ इसलिए लगी है क्योंकि कंपनी ने डिले किया था फॉर्म फाइलिंग पे। तो डिले इन द फॉर्म फाइलिंग इज आल्सो अ बिग थिंग। अगर आप कोई फॉर्म डिले फाइल करते हो, इट इज हैविंग द बिग इंपैक्ट ऑन यू।
सो मेक श्योर कि फॉर्म भी हम डिले से फाइल नहीं करें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कारण जब ये V3 पे फाइल होगा पकड़ा भी बहुत जल्दी जाएगा। तो डिले फाइलिंग पे भी लाखों रुपए की पेनल्टीज लगते हुए हमने देखा है। जब रिसेंटली अगर आप देखोगे, रिसेंटली एक केस था, व्हाट्सएप पे भी काफी सर्कुलेट हुआ था कि कंपनी ने डिन नंबर नहीं लिखा था बैलेंस शीट पे जहां डायरेक्टर ने साइन किया। उस छोटी सी मिस्टेक के लिए, छोटे से नॉन कंप्लायंस के लिए भी कंपनी को हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ी थी। तो V3 में कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड है, तो आप लोगों को बहुत टेक केयर होकर बहुत केयरफुली V3 में फॉर्म फाइलिंग पे वर्क करना चाहिए। Why I'm discussing this, हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि यार टेक्निकल एरर डिस्कस करने थे, टेक्निकल एरर तो हम डिस्कस कर लेंगे और दे आर फॉर द टाइम बीइंग, बट दिस इज फॉर द लाइफ टाइम। अब जब तक हमसे V4 नहीं आएगा ना, वर्जन 4, तब तक इसी पे काम करना है। तो बेटर है कि हमें ये चीज अच्छे से इस पे क्लियर हो, इसे समझ आ जाए। अब बात करते हैं V3 रोल आउट कैसे हुआ है, किस डेट को। सबसे पहले 24 मई 2021, 24 मई 2021 फर्स्ट टाइम जब हमने सुना था एमसी V3 के बारे में, जब मिनिस्ट्री ने पूरी एमसी की वेबसाइट रीमैप कर दी थी, पूरी एमसी की वेबसाइट चेंज हो गई थी, नए सिरे से बिल्कुल चेंज हो गई थी, ई बुक लॉन्च कर दी थी, ई कंसल्टेशन मॉड्यूल लॉन्च कर दिया था। तो 24 मई डेट थी जब मिनिस्ट्री ने पूरा एमसीए पे फर्स्ट टाइम एमसी V3 के बारे में कुछ हमने देखा था और लॉन्च हुआ था। फिर 8 मार्च 2022 इज द डेट व्हेन कंपनीज एलएलपी एक्ट के सारे फॉर्म V3 पे ट्रांसफर हो गए थे। मतलब ऑल द फॉर्म ऑफ द एलएलपी एक्ट हैज बीन ट्रांसफर ऑन द V3 वर्जन। तो आज की डेट में एलएलपी का कोई भी फॉर्म फाइल करना है या एलएलपी का कोई भी काम करना है तो हमसे V3 पे करना पड़ेगा, V2 पे आप नहीं कर सकते। देन 1 सितंबर 2022 यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आया था। कंपनीज एक्ट के 9 फॉर्म्स मिनिस्ट्री ने V2 वर्जन से V3 पे ट्रांसफर कर दिए थे। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इन 9 फॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स भी थे। CHG1, चार्ज के रिलेटेड सभी फॉर्म, KYC से रिलेटेड फॉर्म, DPT से रिलेटेड फॉर्म। तो ये 9 फॉर्म तो 1 सितंबर से V3 पे आ गए थे। मतलब आज की डेट में तो ये 9 फॉर्म फाइल करना है तो V3 पे ही फाइल कर सकते हो। और सबसे बड़ा इश्यू क्या था, चार्ज फॉर्म के साथ। चार्ज फॉर्म को फाइल करते हुए बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। आपको पता है कंपनीज एक्ट में कोई भी फॉर्म डिले से फाइल करते हैं, हर फॉर्म को डिले से फाइल करने पे कुछ पेनल्टीज होती है, कुछ एडिशनल फीस होती है, बट एटलीस्ट हम फाइल कर पाते हैं। CHG1 इज द वन ऑफ द ओनली फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट जिसको आपको 120 दिन में फाइल करना होता है मैक्सिमम। 30 दिन में नॉर्मल फीस के साथ, 30 से 60 दिन में एडिशनल फीस के साथ, 60 से 120 दिन में एडवॉल्वर फीस के बाद। 120 दिन के बाद CHG1 आप फाइल ही नहीं कर सकते। CHG1 इज द फॉर्म जो 120 दिन के बाद फाइल ही नहीं होता। 120 दिन में आपको फाइल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर अब लेटेस्ट में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया है एमसी V3 का, वो आया लेटेस्ट में 23 जनवरी 2023। एवरीवन इज अवेयर अबाउट द 21 जनवरी 2023। 21 जनवरी 2023 से क्या हुआ है, कंपनीज एक्ट के 56 फॉर्म्स V2 वर्जन से V3 वर्जन पे ट्रांसफर हो गए हैं। मतलब आज की डेट में बात करूं तो टोटल 65 फॉर्म्स कंपनीज एक्ट के V3 वर्जन पे हैं और टोटल 46 फॉर्म एमसीए के V2 वर्जन पे हैं। बट जो वो 46 फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म नहीं है, एक्सेप्ट उनमें एनुअल फाइलिंग कवर है। आज की डेट में एनुअल फाइलिंग करनी है, AOC पोर्ट, NGT7, ADD1, वो सब आज भी V2 वर्जन पे आप कंप्लीट कर सकते हो। मेरा सजेशन है, हमें नहीं पता कब मिनिस्ट्री उन फॉर्म्स को भी V3 पे ले आएगी, तो किसी की एनुअल फाइलिंग पेंडिंग है अभी V2 पे कंप्लीट कर लो, V3 पे आने का वेट मत करो। तो एनुअल फॉर्म्स ऑलमोस्ट सारे V2 पे है आज की डेट में, बट उसके अलावा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स V3 वर्जन पे ट्रांसफर हो चुके हैं। जैसे कि इनकॉर्पोरेशन, आज की डेट में कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सिर्फ एमसी V3 वर्जन पे हो सकता है। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन V2 वर्जन पे हमारा अलाउड ही नहीं है आज की डेट में, तो सारा ये V3 वर्जन पे है। फिर इसके बाद जैसे कि DIR 12, INC 28, INC 22, सारी इंपॉर्टेंट फॉर्म आज की डेट में V3 वर्जन पे ही है। तो होप इट इज क्लियर कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे चल रहा है। आज की डेट में इवन दिस 23 जनवरी के बाद भी 46 ऐसे फॉर्म है जो एमसी के आज भी V2 वर्जन पे है। सभी फॉर्म अभी तक प्रॉपर्ली V3 पे नहीं आए हैं। अब नेक्स्ट आता है न्यू थिंग्स विद द एमसीए V3। देखो एमसीए V3 तो आया ही, फॉर्म फाइलिंग तो आई, उसके साथ काफी सारी इंटरनल और काफी सारी अदर चेंजेस भी हुआ जो हम साथ के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। अभी रिसेंटली मिनिस्टर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्क्रीन पे आपको 10 फॉर्म दिख रहे हैं ना, अब ये 10 फॉर्म भी मिनिस्ट्री ने एसटीपी मोड पे कर दी है। आज तक तो क्या था, ये 10 फॉर्म एसटीपी मोड में नहीं थे, ये सब नॉन एसटीपी मोड में थे। ये प्रॉपर्ली चेक होते थे फिर अप्रूव होते थे।
बट अब ये 10 फॉर्म V3 वर्जन आने के बाद मिनिस्ट्री ने V3 वर्जन आते ही इनको STP मोड में कर दिया है। अब इससे क्या होगा, आज की डेट में आप SS7 फाइल करते हो, पहले क्या होता था SS7 फाइल करते थे, SS7 फाइल करने के बाद कम से कम हफ्ता 10 दिन तो नॉर्मल लग जाता था SS7 के अप्रूवल में, फिर उसके बाद आप अलॉटमेंट करते थे, PS3 फाइल करते थे। बट आज की डेट में आपको अलॉटमेंट्स के लिए अगर ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है तो ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें क्या होगा कि उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आज की डेट में आप SS7 फाइल करो, SS7 फाइल करते ही साथ ही साथ आपका SS7 अप्रूव हो जाएगा। MGT14 मैक्सिमम पर्पस के लिए MGT14 आपका STP कर दिया। जैसे आप अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज कर रहे हो, अल्टरेशन इन नेम कर रहे हो, अल्टरेशन इन एनी अदर क्लोज ऑफ MOA कर रहे हो, तो ये सब आज की डेट में STP मोड में ट्रांसफर हो गया, ये सब STP मोड में है। आप जस्ट फाइल करो और अप्रूव हो जाएगा। कुछ 10 टाइप के MGT14 इन्होंने आज भी रखे हैं जो STP मोड में नहीं है, बट उसके अलावा मैक्सिमम STP मोड में ही है। INC28 कोई भी ऑर्डर फाइल करो इमीडिएट अप्रूवल। DPT3 तो ये ऐसे 10 फॉर्म है आज की डेट में जो मिनिस्ट्री ने V2 वर्जन से V3 सॉरी नॉन STP मोड से STP मोड में कर दी है। अब इन फॉर्म्स के अप्रूवल के लिए आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइल दिस फॉर्म। जैसे आप फाइल करोगे, फाइल करते ही इमीडिएटली ये फॉर्म आपके अप्रूव हो जाएंगे। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला STP फॉर्म है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ भी लगा के कुछ भी अटैच करके फाइल कर देंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द दीस फॉर्म्स आल्सो। फिर जैसे मैंने बोला था कि अभी सभी MGT14 आपके STP में नहीं है, कुछ 10 पर्पस से MGT14 आज भी आपके फिजिकल में है, वो सॉरी नॉन STP में है। तो वो 10 नॉन STP वाले ऐसे हैं, लाइक कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट कर रहे हो तो वो आपका नॉन STP मोड में है आज की डेट में MGT14। कन्वर्जन टू पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का भी आपका अभी आज की डेट में आप बोल सकते हो कि नॉन STP मोड में है। तो ये वाले तो सारे चेक होंगे, इसके अलावा वाले चेक नहीं होंगे। तो होप इट इज क्लियर, बिकॉज नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि हम जब क्लाइंट को कंसल्टेंसी करते हैं, क्लाइंट को कोई वर्क के लिए बताते हैं, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये फॉर्म अब STP मोड में है। बिकॉज STP मोड में है तो बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर ये फॉर्म STP मोड में है तो हमें जस्ट ये फॉर्म फाइल करना, और फाइल करके हमारा ये फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, हमें इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो द सेम थिंग वी कैन कन्वे टू द क्लाइंट्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट स्लाइड आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिसके रिगार्डिंग मेरे को डिस्कस करना है। और जो चीज मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ इस स्लाइड पे, प्रैक्टिकली अभी तक ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है। जो मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, या लोगों ने जो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो चीजें शेयर की है, उसके बेस पे मैं ये आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, जैसे आपको पता है PS3 फॉर्म मैंने सबसे पहले लिखा PS3 फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। PS3 जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का होता है ना, वो PS3 बोलता है आपको PS3 फॉर्म फाइल करना है विद इन 15 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर के 15 डेज में आपको ये PS3 फॉर्म फाइल करना होता है। अभी तक क्या होता था, किसी रीजन से हम 15 डेज में नहीं फाइल कर पाए तो हम 15 डेज के बाद फाइल करते थे और एडिशनल फीस पे कर देते थे। 15 डेज के बाद भी फाइल करते थे तो कोई इशू था, एडिशनल फीस पे कर देते थे। और प्रैक्टिकली एडिशनल फीस कोई इतनी बड़ी चीज तो होती नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 टाइम एडिशनल फीस होती है। तो हमारे लिए क्या इशू था, हम आज तक यही करते आए थे, बहुत इजीली हम ये चीज कर देते थे। बट अब ये चीज चेंज हो गई है। व्हाई आई एम सेइंग ये चीज चेंज हो गई है। अब PS3 आपका आप 15 दिन के बाद अगर फाइल करते हो, आई हैव ट्राइड 2 और 3 PS3, तो वो एरर देता है कि फर्स्ट यू रिक्वायर द एडजुडिकेशन। मतलब ये पहले आपको बोलता है कि पहले आपको पहले एडजुडिकेशन करवाना पड़ेगा। तो आप जब एडजुडिकेशन करवा लोगे तभी आपका ये PS3 अप्रूव होगा। तो विदाउट एडजुडिकेशन आपका PS3 अप्रूव नहीं हो सकता, आपका एडजुडिकेशन के बाद ही होगा। तो अब हमें बहुत केयरफुली क्लाइंट को भी गाइड करके चलना है कि अगर आप PS3 फाइल कर रहे हो, अगर आप कोई अलॉटमेंट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप विद इन टाइम फॉर्म फाइल कर लो। विद इन टाइम नहीं करोगे तो हो सकता है फॉर्म एरर दे और आपको एडजुडिकेशन करवाना पड़े। और डेफिनेटली एडजुडिकेशन कराने जाओगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम and it will take lot of money also। टाइम इसलिए एडजुडिकेशन के लिए पहले एप्लीकेशन बनाओगे, ROC को फाइल करोगे, ROC एप्लीकेशन को गो थ्रू करेगा, हियरिंग कॉल करेगा, हियरिंग अटेंड करोगे, ROC पेनल्टी लगाएगा और पेनल्टी फिर पे करोगे। तो टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। तो बेटर गो विद द प्लानिंग के साथ जाओ, तो टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और टाइमली कंप्लायंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द MCA V3 नाउ।
पहले हमने डेफिनेटली इन चीजों को इतना कंसर्न चाहे लिया या नहीं लिया, बट अब इसलिए कंसर्न लेना पड़ेगा, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा 15 दिन के बाद। सेम विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द अदर केसेस, राइट इशू करते हो और कुछ केसेस करते हो, तो ये चीजें भी आप इमीडिएटली कर सकते हो। So INC20A, अब इसके बाद आता है INC20A is the one of the very important form that is for the declaration of the commencement of business। आप कोई भी नई कंपनी बनाते हो तो हर नई कंपनी को एक INC20A फाइल करना ही पड़ता है। INC20A का पर्पस होता है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रहे हैं, ये पर्पस होता है INC20A का। अब INC20A का एक रीजन क्या होता है, INC20A में हमें क्या डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेयर ये करना होता है कि कंपनी ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, कंपनी ने INC20A फाइल करने से तक अपनी सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव कर ली है। तो इसका पर्पस क्या है कि हम ये बोलते हैं, हम ROC में ये लिख के फाइल करते हैं कि कंपनी हैव रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम द company have received the subscription money from the subscriber। ये हमारा INC20A का पर्पस होता है। अब INC20A भी पहले क्या होता था, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि 180 डेज में फाइल नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, 180 डेज के बाद फाइल करके देख लेंगे, तो 180 डेज में नहीं फाइल हुआ था तो एडिशनल फीस के साथ फाइल हो जाता था। बट अब INC20A में भी चेंजेस आ गए हैं। अब INC20A भी आपका एडिशनल फीस के साथ फाइल नहीं हो सकता। आपका INC20A भी अब आपका एडजुडिकेशन ही बोलेगा। तो बेटर कि अगर आपका कोई INC20A है तो आप उसको विद इन टाइम फाइल करो। और एक INC20 के साथ एक बहुत अच्छी चीज अटैच है, मैं इस MC-V3 से डिफरेंट है बट बता देना चाहता हूँ साथ में। INC20A का सेक्शन बोलता है, जो सेक्शन 10 ये है, वो सेक्शन बोलता है until unless you will not file INC20A you cannot commence the business। मतलब जब तक एक कंपनी INC20A फाइल नहीं करती वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, वो लोन नहीं ले सकती, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती। बट बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, लोन ले लेती है, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। तो अगर आप ऐसा करते हो दैट इज आई मस्ट से कि वो एक नॉन कंप्लायंस है। नेक्स्ट आता है CG1। अभी तक क्या होता था, MGT14 अगर आप 300 दिन के बाद फाइल करते थे ना तो आपको कंडोनेशन करवाना पड़ता था CG1 में, बट मिनिस्ट्री ने अभी ये क्लोज कर दिया है। अब CG1 में कंडोनेशन नहीं कराना पड़ता MGT14 का। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हो तो एडजुडिकेशन करवाना पड़ेगा। अब ये सेम चीज है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम थोड़ी डिफरेंट चीजें और डिस्कस करते हैं V3 से रिलेटेड। अब V3 के साथ क्या हुआ है कि INC20A एंड V3 के साथ क्या हुआ, INC20A एंड INC22 और ऐसे काफी सारे फॉर्म्स में बहुत सारी अटैचमेंट मिनिस्ट्री ने चेंज कर दी है। ऐसी बहुत सारी अटैचमेंट मिनिस्ट्री ने चेंज कर दी है। जैसे कि हम INC20A की बात करते हैं, अभी तक INC20A में सिर्फ हम लगाते थे प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रूफ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी। अब INC20A में कुछ नई अटैचमेंट आ गई और ये अटैचमेंट सिर्फ 20A में नहीं आई है, 20 में भी है, 22 में भी आई है। मतलब जब आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करोगे, जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे, तब आपको ये अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। अभी अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट नंबर 1, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके आउटसाइड बिल्डिंग की फोटोग्राफ अटैच करनी पड़ेगी। जो हमने एक बार ये टास्क किया था फर्स्ट टाइम ROC के लिए, एक बार किया था एक्टिव फॉर्म के टाइम, बट वो वन टाइम कंप्लायंस था, चला गया। बट अब ये टोटली चेंज है। आज के डेट में आपको क्या करना है, जब भी INC20A फाइल कर रहे हो, जब भी INC22 फाइल कर रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस की बाहर की बिल्डिंग की फोटो आपको फॉर्म के अंदर अटैच करनी है। नंबर 1, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की फोटो जो पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है, अलोंग विद द डायरेक्टर आपको अटैच करनी है फॉर्म में। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है, इन्होंने लिखा है जो डायरेक्टर फॉर्म सर्टिफाई कर रहा है ना, उस डायरेक्टर की फोटो ही आपको अटैच करनी है इस फॉर्म में। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर की फोटो, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की फोटो विद डायरेक्टर, बट मेक श्योर जो डायरेक्टर फॉर्म सर्टिफाई कर रहा है उसकी फोटो आपको अटैच करनी है। अब 20A में एक और चीज है, अभी तक 20A से अब इतना पूछता था क्या सब्सक्रिप्शन मनी मिल गई है, बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दो, एक लेटर अटैच कर दो। बट अब ये बोल रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन मनी मिल गई है, अगर मिल गई है यस, शेयर होल्डर का नेम लिखो, कंपनी के कौन से अकाउंट में आया, क्या IFSC कोड है वो लिखो, अमाउंट लिखो, डेट लिखो, टाइम लिखो।
तो अब ये नई रिक्वायरमेंट है INC 20A और 22 की MCA B3 वर्जन पे। अभी भी नो कि देखो एमसी की साइट पे टेक्निकल इशू चल रहे हैं और मिनिस्ट्री भी इसको एक्सेप्ट कर रही है, वो उसका प्रूफ है ये सर्कुलर। मिनिस्ट्री ने सर्कुलर इशू किया था, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये 5 टाइप ऑफ फॉर्म, ये 6 टाइप के फॉर्म है, ये 6 टाइप के फॉर्म आप 31 मार्च तक फिजिकल में भी फाइल कर सकते हो। मतलब अगर किसी टेक्निकल एरर की वजह से आप ये फॉर्म नहीं फाइल कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, आपको अर्जेंसी है काम की, तो आप इन फॉर्म को फिजिकल में भी फाइल कर सकते हो, जैसे GNL2 पर स्पेसिफिक पर्पस। GNL2 अगर प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड या प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है तभी फिजिकल फाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। MGT14 अगर MGT14 प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है या प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है तभी फिजिकल फाइल होगा। PES3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर, किसी भी टाइप का अलॉटमेंट है आपका फिजिकल फाइल हो जाएगा। सच 8, 9 और 11 जो बायबैक के फॉर्म है ये भी आपके फिजिकल में फाइल हो जाएंगे। अब फिजिकल फाइलिंग का प्रोसेस क्या है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आया था। फिजिकल फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेके फिल करना है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है फॉर्म का प्रिंट आउट कैसे लें, बिकॉज MCA B3 पे तो जब तक फॉर्म फिल करके डाउनलोड अपलोड सबमिट नहीं करोगे डाउनलोड ही नहीं होगा, तो सबमिट का ही तो एरर है। V2 के फॉर्म आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास कोई पुराना फॉर्म है, इनमें से कोई पुराने फॉर्म V2 के हैं, उनको ब्लैंक करके डाउनलोड प्रिंट आउट ले लो। या MCA ने जब ये B3 के फॉर्म आए थे सर्कुलर निकाला था, उसका प्रिंट आउट करके उसको फिल करो, मैनुअली प्रॉपर फिल करो। एक अंडरटेकिंग बनाओ that company shall also file the relevant form in the electronic mode also once the portal will start working। एक डिक्लेरेशन बनाओगे, एक फॉर्म फिजिकल में बनाओगे, एक सारी अटैचमेंट का प्रिंट आउट लोगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप साइन कराओगे उस पर्सन से जो फॉर्म को सर्टिफाई करने के लिए कंपनी ने ऑथराइज किया हुआ है बोर्ड मीटिंग में। फिर ये सभी डॉक्यूमेंट विद अंडरटेकिंग आप ROC में सबमिट करोगे। और अब यहाँ पे एक चीज है, फिजिकल फॉर्म्स के साथ कंपनी को अंडरटेकिंग और अटैचमेंट्स भी मैंडेटरी लगाना मैंडेटरी है। और एक चीज और, फिजिकल तो सबमिट करोगे, बट यहाँ पे लिखा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक भी सबमिट करना है, चाहे आप पेन ड्राइव में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। फिजिकल फाइलिंग में कोई फीस नहीं पे करनी, कोई फीस नहीं है। और उसके बाद ROC एक एक्नॉलेजमेंट देगा, एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट भी सर्कुलर में था, ROC वो एक्नॉलेजमेंट का आपको एक्नॉलेज करके देगा। उसके बाद ये जब भी आपकी साइट वर्क करेगी, इन सभी फॉर्म्स के साथ आपको वो एक्नॉलेजमेंट लगा के फिजिकल ऑनलाइन फॉर्म फाइल कर देना है। ठीक है, आई एम क्लियर ऑन दिस। तो एक दो पॉइंट है जो मैंने INC 20 डिस्कस किया, तो उस पे किसी का क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहीं पे अभी। What will be the consequences of non-filing of INC 20 within 180 days? If shareholder deposit money after 180 days, want to withdraw sum from the bank, will be affect the form। देखो, पहली चीज 180 डेज में सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव होकर फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। नहीं होता, 180 दिन के बाद होता है, तो सेक्शन 10A की जो पेनल्टीज है ROC आपके ऊपर वो पेनल्टीज लगा सकता है इन एडजुडिकेशन। दूसरी चीज, आपने बोला वांट टू विड्रॉ, एक बार शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दे दिया, वो विड्रॉ नहीं कर सकता। विड्रॉ करेगा कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए, तो उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना जरूरी है, और बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ओनली INC 20A फाइल करने के बाद ही। एक आया था, कंपनी हैज डन ट्रांजैक्शन बिफोर INC 20A, हाउ ए प्रोफेशनल कैन रिपोर्ट इट। नंबर 1, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कम INC 20A में एक अटैच करो लेटर की कंपनी ने ये नॉन कंप्लायंस किया है। जब आप ऑडिट करोगे अपने ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करो कंपनी ने सेक्शन 10A का नॉन कंप्लायंस किया है। अगर आप MGT 7 फाइल करो, MGT 7 के 11 नंबर कॉलम पे आता है कि क्या कंपनी ने कंपनी लॉ की कंप्लायंस की है, वहां मेंशन करो कि कंपनी ने कंपनी लॉ की कंप्लायंस नहीं की है। So this thing can be report like that। अब किसी का आया है, if MGT 14 DIR 12 in respect of appointment of KMPs filed beyond 30 days, what can be consequences? इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देता हूं। देयर इज अ एडजुडिकेशन ऑर्डर, आप MC की साइट पर जब एडजुडिकेशन ऑर्डर्स पढ़ोगे ना, वहां पे एक ऑर्डर होगा, आई थिंक ROC बेंगलोर का एक ऑर्डर है। ROC बेंगलोर ने एक कंपनी ने MGT 14 डिले से फाइल किया था आफ्टर 30 डेज, कंपनी पे अप्रोक्सीमेटली lakhs ऑफ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। तो आपने जैसे पर्पस लिखा है ना निशी, ऐसा नहीं है, आप किसी भी पर्पस से कोई भी फॉर्म, नॉट ओनली MGT 14, कोई भी फॉर्म किसी भी पर्पस से अगर डिले से फाइल करते हो ना, तो आप कभी डिनाई नहीं कर सकते हो कि मेरे को सिर्फ एडिशनल फीस देनी है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड बाय द ROC। ये तो होता है कि कैन बी इम्पोज्ड बाय द ROC, बट बहुत सारे केसेस जैसे मैंने PS3 बताया, अभी INC 20A बताया, इन केसेस में तो फॉर्म ही नहीं फाइल हो रहा ड्यू डेट के बाद, जब तक आप एडजुडिकेशन नहीं करवा के आओगे। So these are the things we have to be very careful these days।
अब आते हैं मेन चीज पे, एमसीए V3 के बारे में, जो आप लोग सब प्रैक्टिकली यहाँ मेरे से आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। मैं 10 से 15 मिनट और लूंगा, मैं चीजें डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो क्वेरीज होगी हम क्वेरीज डिस्कस करेंगे, जितनी आपकी क्वेरीज होगी तब तक हम बैठेंगे। सबसे पहली बात, एमसीए V3 के आज के डेट में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहला आता है लॉगिन एंड यूजर रजिस्ट्रेशन। आज की डेट में अगर आपको एमसीए की साइट पे लॉगिन करना है, आज की डेट में एमसीए की साइट पे आईडी क्रिएट करनी है, तो आज की डेट में एक ही ऑप्शन है, V3 पे ही आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, V3 के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आईडी क्रिएट सिर्फ और सिर्फ V3 के केस में होगी, अदर देन V3 के केस में आपकी आईडी क्रिएट नहीं हो सकती आज की डेट में। तो आज की डेट में आपको ये चीज बहुत क्रिटिकली ध्यान रखनी पड़ेगी कि V3 के अलावा आप आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। आपको V2 पे फॉर्म फाइल करने हैं और आप अपनी पुरानी आईडी को यूज करो, और अगर आप सोचते हो कि नई आईडी क्रिएट करके फाइल करेंगे तो नई आईडी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डीएससी रजिस्ट्रेशन। अब डीएससी रजिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी के कोई क्वेरीज डीएससी से रिलेटेड अभी मेंशन कर दो। एक चीज मैं रजिस्ट्रेशन आईडी पे एक चीज बताना चाहूंगा, एमसीए ने जो भी ये V3 वो वर्जन बनाया है ना, दिट इज अ वेरी यूनिक वर्जन। इसमें इन्होंने एक तो ये चेक लगाया है, एक पैन नंबर, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी सिर्फ एक ही बार आईडी क्रिएट करने के लिए यूज हो सकती है, एक से ज्यादा आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप एक से ज्यादा आईडी क्रिएट करोगे तो वो एरर दे देगा। एक पैन नंबर अगर आपने एक बार यूज कर लिया ना, दूसरी बार यूज करने जाओगे वो एरर दे देगा कि दिस पैन नंबर इज ऑलरेडी यूज। एक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोबारा यूज करने जाओगे वो ऑलमोस्ट एरर देगा कि ऑलरेडी यूज। तो वन मोबाइल नंबर, वन पैन नंबर, वन ईमेल आईडी कैन बी यूज ओनली वन टाइम, कैन नॉट बी यूज मोर देन वन टाइम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग बना रहे हो आईडी एमसीए V3 पे, मेक श्योर करना कि आप एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर पाओगे ये कोई भी चीजें। तो मेक श्योर कि आप ये चीज एक बार ही यूज करोगे, एक बार में ही आप इस चीज को वर्कआउट करोगे, अदरवाइज ये आपका इशू क्रिएट कर देगा। तो इस चीज को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। वन ईमेल आईडी, वन पेन नंबर, वन मोबाइल नंबर कैन बी यूज्ड ओनली वंस। अब आते हैं डीएससी रजिस्ट्रेशन। This is one of the very important thing about the MCA V3. Why I am saying this is very important thing about the MCA V3? Because DSC रजिस्ट्रेशन आज की डेट में क्या है कि आपका चाहे DSC V2 पे रजिस्टर था या नहीं था, पहले से रजिस्टर था या नहीं था, आपका DSC डजंट मैटर। अगर आप V3 पे फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आपको अपना DSC दोबारा रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। V2 पे क्या होता था, प्रोफेशनल ने अपनी आईडी बनाई है, वो किसी भी डायरेक्टर के किसी भी पर्सन के डीएससी रजिस्टर कर देता था, बट V3 पे ऐसा नहीं है। जिस भी पर्सन का डीएससी V3 पे रजिस्टर करना है, जिस भी पर्सन का, मैं बोल रहा हूं एनी पर्सन, जिस भी पर्सन का डीएससी V3 पे रजिस्टर करना है, उस पर्सन का डीएससी रजिस्टर करने के लिए उस पर्सन की आईडी आपको एमसीए V3 पे क्रिएट करनी पड़ेगी। जब उस पर्सन की आईडी आप एमसीए V3 पे क्रिएट करोगे, उस पर्सन की स्पेसिफिक आईडी जब V3 पे क्रिएट करोगे, तब आप उसके डीएससी रजिस्टर कर सकते हो। अब डीएससी रजिस्टर करने के लिए आईडी क्रिएट करनी है, और आईडी होती है दो टाइप की, जैसे मैंने यहाँ ली, एक होती है रजिस्टर्ड यूजर और एक होती है बिजनेस यूजर। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ आईडी। तो डीएससी रजिस्टर करने के लिए जो आईडी क्रिएट होगी वो हमेशा बिजनेस यूजर आईडी ही क्रिएट होगी। अब कुछ लोगों की यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, जो बहुत लोगों ने मेरे से डिस्कस भी किया है, मेरे पास क्वेरीज भी आई है। समटाइम हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल, जैसे मैंने जो शुरू में एक लाइन बोली थी, देयर इज अ इशू इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमसीए V3 आल्सो। तो एमसीए V3 के अंडरस्टैंडिंग में भी हमें इशू है। समटाइम बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेरीज आई, उन्होंने हुआ क्या कि व्हाट दे हैव डन, उन्होंने प्रोफेशनल आईडी पे डायरेक्टर का डीएससी रजिस्टर कर दिए, या किसी एक डायरेक्टर की आईडी पे किसी दूसरे डायरेक्टर का डीएससी रजिस्टर कर दिए। अब ऐसा करने पे प्रैक्टिकली इश्यूज क्रिएट हो गए, बिकॉज अगर आपने अपनी आईडी पे, एग्जांपल लेते हैं, आपने अपनी आईडी पे किसी दूसरे डायरेक्टर के डीएससी रजिस्टर कर दिया, जब आप अपने करने जाओगे वो बोलेंगे इस आईडी पे तो ऑलरेडी डीएससी रजिस्टर्ड है। तो ये वाली मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो, किसी पर्सन की आईडी पे किसी दूसरे पर्सन के रजिस्टर नहीं करने हैं डीएससी, जिस पर्सन की आईडी है उसी पर्सन के डीएससी में रजिस्टर करने हैं। अभी नैनी केस हो चुका है, क्या करें, उसके लिए मैंने ट्रायल एंड एरर करके एक छोटा सा सोल्यूशन ढूंढा है।
80% केसेस में प्रोफेशनल के मेरे पास मैसेज आए कि सॉल्यूशन से हो गया था उनका काम, तो आप ये देख सकते हो दिस इज अ ट्रिक सॉल्यूशन, कोई फुल फ्लैश सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि जो मिनिस्ट्री ने बताया हो, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ आवर ट्रायल एंड एरर्स। DSCO पर्सन शुड बी रजिस्टर ओनली ऑन हिज बिजनेस यूजर आईडी, बट अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, आप ट्राई करो, आप उस पर्सन की नई आईडी क्रिएट करो जिसके DSC रजिस्टर करने हैं, और ट्राई करो उसका DSC उसकी आईडी पर रजिस्टर करने की। समटाइम तो उसका DSC उसकी आईडी पर रजिस्टर हो जाता है 50% केसेस में। अगर उसका DSC उसकी आईडी पर रजिस्टर हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी से डीलिंक हो जाएगा। बट कुछ केसेस में ये वाला ट्रिक वर्क नहीं करती है। उस केस में आपको उस पर्सन के नए DSC बनाने पड़ेंगे, उसकी आईडी पे जाके उसके DSC रजिस्टर करने पड़ेंगे, तब वो आपकी आईडी से डीलिंक हो जाएगा और यू विल बी एबल टू रजिस्टर योर DSC। तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये वाला सोल्यूशन आप ट्राई करके देख सकते हो। अगेन आई विल से, जो सोल्यूशन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर नॉट फुल फ्लैश सोल्यूशन, दीज आर द जस्ट ट्रिक्स, जस्ट ट्रायल एंड एरर ट्रिक्स व्हिच वी हैव लर्न, व्हिच यू कैन ट्राई टू यूज। लॉगिन आज की डेट में MCA पे V3 पर ही होगा, DSC रजिस्टर V3 पर ही होंगे, LLP का कोई भी फॉर्म फाइल करना है V3 पे ही होगा, और कंपनीज एक्ट के 65 फॉर्म आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ V3 की आईडी पे ही फाइल होंगे। अब आ जाते हैं कुछ नेक्स्ट। मैंने बोला 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड यूजर और बिजनेस यूजर। अब हमें कौन सा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? जैसे देखो मैंने बताया, सामने टेबल बनी है, रजिस्टर्ड यूजर कैन ओनली बी डन बाय एन इंडिविजुअल। रजिस्टर्ड यूजर तो सिर्फ एक इंडिविजुअल कर सकता है, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी रजिस्टर्ड यूजर में रजिस्टर नहीं कर सकता। बट बिजनेस यूजर में आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 9 कैटेगरीज आर देयर जो बिजनेस यूजर में रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे बिजनेस यूजर में एज अ कंपनी कर सकते हो, बिजनेस यूजर में एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आप रजिस्टर कर सकते हो, बिजनेस यूजर में मैनेजर, सेक्रेटरी, तो सो मेनी ऑप्शन आर देयर फॉर रजिस्ट्रेशन इन द बिजनेस यूजर। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर हम बात करें रजिस्टर यूजर में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस यूजर के क्या बेनिफिट है, किस यूजर की क्या इशू है। अभी सबसे पहले आते हैं रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर्ड यूजर में कौन कौन सी आपके पास सर्विसेज अवेलेबल है? हाँ, रजिस्टर्ड यूजर, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ई कंसल्टेशन मॉड्यूल लेके आ रही है मिनिस्ट्री, तो ई कंसल्टेशन मॉड्यूल में रजिस्टर्ड यूजर से भी आप एक्सेस कर पाओगे। फिर जैसा मैंने बोला, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्विसेज है, वो भी रजिस्टर्ड यूजर पे अलाउड हो जाएगी। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट भी पब्लिक इस पे फाइलिंग अलाउड हो जाएगी। बट एक अच्छी चीज है, रजिस्टर्ड यूजर में आप एक ही टाइप का फॉर्म फाइल कर सकते हो, दैट इज ओनली इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, नेम अप्रूवल ऑफ कंपनी, नेम अप्रूवल ऑफ LLP, ये आप V3 रजिस्टर्ड यूजर में कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी फॉर्म आप V3 वर्जन के रजिस्टर्ड यूजर में फाइल नहीं कर सकते। अब आते हैं बिजनेस यूजर। एक और मैं चीज सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों को बिफोर मूविंग फर्दर, सॉरी मैं थोड़ा सा पॉइंट सेट रहा हूं। आप अगर किसी भी डायरेक्टर की आईडी क्रिएट करते हो ना V3 वर्जन पे, आपके पास ऑप्शन है, आप फर्स्ट टाइम आईडी क्रिएट कर रहे हो, आप डायरेक्ट बिजनेस यूजर क्रिएट कर सकते हो। बट मैं एक सजेशन आपको दूंगा, किसी भी डायरेक्टर की अगर आईडी क्रिएट कर रहे हो तो डायरेक्ट बिजनेस यूजर आईडी मत क्रिएट करो, पहले उनकी रजिस्टर्ड यूजर आईडी क्रिएट करो, देन उनको अपग्रेड करो बिजनेस यूजर आईडी में। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा व्हाई वी शुड डू दिस, कि पहले हम रजिस्टर्ड यूजर आईडी क्रिएट करके फिर बिजनेस यूजर आईडी क्यों करें, हम डायरेक्ट बिजनेस यूजर आईडी ही क्रिएट करते हैं। तो मैं इसका रीजन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। बिजनेस यूजर आईडी में ना मोबाइल नंबर एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, पर रजिस्टर्ड यूजर आईडी में मोबाइल नंबर एडिट करने का ऑप्शन है, और ईमेल आईडी एडिट करने का ऑप्शन तो दोनों में नहीं है, ना ही रजिस्टर्ड यूजर में ना ही बिजनेस यूजर में। तो एक ही ऑप्शन बचता है मोबाइल नंबर एडिट। बट मोबाइल नंबर एडिट में भी जैसे मैंने बोला, मोबाइल नंबर एडिट भी आप सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर में कर सकते हो, बिजनेस यूजर में नहीं। अब इशू क्या होता है, आपने किसी डायरेक्टर की आईडी बनानी थी, आपने उसकी आपने उसकी रजिस्टर्ड यूजर आईडी बना दी उस डायरेक्टर की, सॉरी बिजनेस यूजर आईडी बना दी। अब डायरेक्ट बिजनेस यूजर आईडी बनाने से क्या हुआ, उसका हो सकता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में ओटीपी नहीं आ रहे हो, वर्क नहीं कर रहा हो, तो अब आप क्या करोगे, आपको मिनिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ जाएगी डिग्रेड करने के लिए और बहुत सारी चीजें। उसी के अगेंस्ट में अगर मैं बोलूं, आप उसकी रजिस्टर्ड यूजर आईडी बनाओ, आपको लगता है कि यार ये ईमेल आईडी तो वो यूज नहीं करता है, पर ये मोबाइल नंबर भी यूज नहीं करता है, आप उसका मोबाइल नंबर उससे पूछ के चेंज करो, जिस पे ओटीपीज आएंगे जो वो आपको ओटीपीज दे पाएगा। तो रजिस्टर्ड यूजर में आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, रजिस्टर्ड यूजर में मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद
रजिस्टर्ड यूजर में जैसे ही मोबाइल नंबर चेंज करोगे उसके बाद आप उसको अपग्रेड कर लो, क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट वर्जन में आप अपग्रेड कर लो उसको बिजनेस यूजर में। तो उससे क्या हुआ, उससे सबसे पहली चीज तो ये हुई कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया। तो मोबाइल नंबर चेंज होने से क्या बेनिफिट हुआ, मोबाइल नंबर चेंज होने से ये बेनिफिट हुआ कि अब आपके पास ओटीपी प्रॉपरली आ रहे हैं। तो जैसे एक सजेशन है सभी को लिए। अब आते हैं बिजनेस यूजर आईडी। आई विल टेक 5 to 7 मोर मिनट्स। आपकी कोई क्वेरीज है प्लीज मेंशन करना शुरू कर दो। जब बिजनेस यूजर आईडी की बात करते हैं ना, बहुत सारी कैटेगरीज है, कंपनी, एलएलपी, पार्टनर, डायरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबकी अपनी कुछ लिमिटेशन है। अगर आप एज अ कंपनी यूजर बनाते हो कि कंपनी का पैन नंबर यूज करके कंपनी की आईडी क्रिएट करते हो, उस आईडी से सिर्फ उस कंपनी के फॉर्म फाइल कर पाओगे, उस कंपनी के अलावा किसी के फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे। यही आप डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की आईडी क्रिएट करते हो, तो डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की जब आप आईडी क्रिएट करोगे ना, तो उस आईडी से सिर्फ आप उन कंपनीज और एलएलपी के फॉर्म फाइल कर पाओगे जहां पे वो पर्सन डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मतलब जिनके मास्टर डाटा में उसका दिन नंबर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस डायरेक्टर वाली आईडी क्रिएट करेंगे तो हम किसी भी कंपनी के फॉर्म फाइल कर पाएंगे, नहीं। डायरेक्टर वाली आईडी से भी आप किसी भी कंपनी के फॉर्म नहीं फाइल कर पाओगे, वहां पे भी आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशन ऑलवेज रहेगी। फिर थर्ड कैटेगरी आ जाती है ऑथराइज्ड मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आप मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरीज में भी रजिस्टर कर सकते हो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी। बट सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है प्रोफेशनल कैटेगरी। If you are a chartered accountant or a company secretary, I will always suggest to create your ID as a professional user only. चाहे आप मैं बोलना चाहूंगा, चाहे आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो, always try to create your ID as a professional user or professional staff, professional user only. Because एक प्रोफेशनल यूजर आईडी ऐसी है कि प्रोफेशनल यूजर आईडी में कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं लिमिटेशन की यहाँ बात करूं तो लिमिटेशन की ये बात है, प्रोफेशनल यूजर आईडी में आप कोई भी फॉर्म फाइल कर सकते हो, कोई भी, देयर इज नो लिमिट। किसी भी कंपनी का, किसी भी एलएलपी का कोई भी फॉर्म आपको फाइल करना प्रोफेशनल यूजर आईडी में फाइल कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। बट अदर कैटेगरीज में जैसे मैंने बोला, एवरी अदर कैटेगरी हैव देयर ओन लिमिट, एवरी अदर कैटेगरी हैव देयर ओन लिमिटेशन जो उनको परेशान करती है। तो आप कभी भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी अपनी आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो मेरा ओपन सजेशन है, तो आप अपनी आईडी एज अ प्रोफेशनली क्रिएट करना। और प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करने में भी एक नई चीज रिसेंटली मिनिस्ट्री ने की है, जब आप एज अ प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करोगे तो वहां पे ऑप्शन होता है एसोसिएट और फेलो, तो जो भी आपका स्टेटस है प्रॉपरली वहां पे मेंशन करिएगा। अब मैं आता हूं कुछ 4-5 क्वेश्चन जो मेरे पास ऑलरेडी है और जिनके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स ट्राई की है और 70% लोगों का है कि ट्रिक्स वर्क की है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन हो गए मैं बोलूंगा। सबसे पहले एक लोगों को ये बहुत इश्यूज आ रहा है कि हम डायरेक्टर की आईडी क्रिएट कर रहे हैं। जब डायरेक्टर की आईडी क्रिएट कर रहे हैं ना, डायरेक्टर के नेम में सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है ही नहीं। और जब डायरेक्टर के नेम में सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है ही नहीं, तो सिस्टम एरर दे देता है कि लास्ट नेम मेंशन करो। देयर आर 2 ट्रिक्स जो मैंने फाइंड आउट करने की ट्राई की है। ट्रिक नंबर 1, आप अपना फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम में मेंशन कर दो। सम केसेस में 20-25% केसेस में आईडी क्रिएट हो जाती है, बट अगर ये वाला सॉल्यूशन आपके लिए वर्क नहीं करता है, फर्स्ट नेम में तो फर्स्ट नेम मेंशन करो, लास्ट नेम में स्पेस दे दो, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 8 स्पेस ट्राई करना। ये वाला सॉल्यूशन वर्क कर जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जो स्पेसिस है ना उनको उनका सिस्टम अल्फाबेट क्रिएट काउंट कर लेता है और उसके बाद वो आपको प्रोसेस करने दे देता है आईडी क्रिएशन में। तो अगर किसी डायरेक्टर का सिर्फ फर्स्ट नेम है, किसी प्रोफेशनल का फर्स्ट नेम और उनका एरर आ रहा है, तो ये चीज आप आगे ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन 2, how to resolve error if your associate membership is also same with someone fellow membership number। अब इशू क्या हुआ था, पहले इन्होंने आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन दिए बट वहां पे एसोसिएट और फेलो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। अब इशू क्या हुआ, मेरा एसोसिएट नंबर हो सकता है आपका फेलो नंबर हो, या आपका फेलो नंबर हो सकता है किसी और का एसोसिएट नंबर हो। अब जिसने पहले क्रिएट कर ली, दूसरे पर्सन को एरर आ जाता था कि दिस नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड टू क्रिएट एन आईडी। बहुत बड़ा मैस हो गया था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट किया कि आप अपनी अगर प्रोफेशनल यूजर आईडी है ना, तो उस आईडी को लॉगिन करो, राइट साइड में अपर में जाके एडिट पे जाओ, ऐड रोल में जाओ, ऐड रोल में जाके सिलेक्ट करो आईसीएसआई और आईसीएआई। तो जब वहां पे आप सिलेक्ट कर लोगे आईसीएसआई और आईसीएआई, तो आपकी आईडी अपडेट हो जाएगी। तो आईसीएसआई से एआई में सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एसोसिएट और फेलो सिलेक्ट करेंगे।
Next, while creating business user account, getting an error, PAN number is already associated with the account. ये बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि PAN number is already associated. इसका एक रीजन तो ये है कि डायरेक्टर ने आईडी बना ली, किसी दूसरे प्रोफेशनल ने डायरेक्टर की आईडी बना दी थी. इस रीजन से भी ये वाला एरर काफी बार काफी लोगों को देखने को मिल रहा था. इसमें आप एक चीज कर सकते हो, अगर आता है PAN number already associated, तो आप फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक करो. यूजर आईडी आपके तो हाँ, तो इस केस में आप फॉरगेट यूजर आईडी क्लिक करो, यूजर आईडी आपके मेल पे आ जाएगी और देन आप अपना रिट्रीव करने की ट्राई कर सकते हो अकाउंट बाय पैन नंबर और मेल आईडी. नेक्स्ट, व्हाइल अपलोडिंग द फॉर्म बट देयर वाज एरर पॉप अप, डीएससी वेरिफिकेशन फेल. अब डीएससी वेरिफिकेशन फेल का अगर एरर आता है ना, देयर आर द टू थिंग यू कैन ट्राई. अगर वेरिफिकेशन की बात करता है तो आप उस फॉर्म का एसएनएन को कैंसिल कर दो और नया फॉर्म बनाओ और उसको दोबारा डाउनलोड करो, दोबारा डीएससी लगाओ और वैलिडेट करो. तो अगर आप ये दोबारा करते हो ना, मैक्सिमम केसेस में रिजॉल्व हो जाता है. बट यहाँ पे एक चीज और करना, मैंने जो बहुत बार अपने पर्सनल केस में देखा है, अगर आप डीएससी सारे एक ही सिस्टम पे लगाते हो ना, अगर एक ही सिस्टम पे अगर आप सारे डीएससी लगाते हो तो आपको ये एरर मैक्सिमम टाइम दिखेगा कि नहीं आ रहा. तो ये वाला आप ट्राई करके देखिए. दूसरा, अगर ये एरर फिर भी कंटिन्यू रहता है, अपने डीएससी का पासवर्ड चेंज कीजिए, इन क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, उसको रीएसोसिएट कीजिए आपकी आईडी पे. तो ये करोगे तो अगर ये करोगे तो भी आपके डीएससी के एरर्स रिजॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है हाउ टू अपडेट मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था. मोबाइल नंबर बिजनेस यूजर्स पे अपडेट नहीं कर सकते, तो आप हमेशा रजिस्टर्ड यूजर आईडी क्रिएट करो, रजिस्टर्ड यूजर आईडी को बिजनेस यूजर आईडी में कन्वर्ट, मोबाइल नंबर चेंज करो और कन्वर्ट करो. बट ऑलरेडी आपकी बिजनेस यूजर आईडी है तो मोबाइल नंबर कैसे चेंज करोगे. ऑलरेडी अगर आपकी बिजनेस यूजर आईडी है तो आपको एमसी को टिकट रेज करके हेल्प डेस्क पे बात करके उसको डिग्रेड कराना पड़ेगा रजिस्टर्ड यूजर आईडी में, देन आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो. अब किसी का है कि रजिस्टर्ड यूजर आईडी से जब बिजनेस यूजर आईडी में कन्वर्ट करते हैं ना, सर्विस इशू आता है. ये मैंने आंसर गलत से कॉपी पेस्ट हो गया था. अगर आपके सर्विस इशू आता है ना, कुछ नहीं करना, अपना हिंट क्वेश्चन चेंज कर दो. हिंट क्वेश्चन चेंज करके और आप ट्राई करोगे, आपका अपडेट हो जाएगा. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक मैनेजर के डीएससी कैसे रजिस्टर करने हैं. बैंक मैनेजर के डीएससी आप रजिस्टर करो मैनेजर कैटेगरी में, उसी पर्सन का पैन नंबर डाल के उसके रजिस्टर करो. फिर जब आप फॉर्म फाइल करोगे, फॉर्म में आपको दो चीजें ट्राई करनी पड़ेगी. एक तो आप ट्राई कर सकते हो उसी पर्सन का पैन लिख के उसके डीएससी लगा के फॉर्म फाइल हो जाएगा. इससे नहीं होता तो बैंक का पैन लिख के उसके डीएससी लगाओगे तो उससे भी आपका रजिस्टर हो जाएगा. अब कुछ चीजें, जैसा मैंने बोला, एक बार ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने बिजनेस यूजर बनाने के लिए क्रिएट कर लिया, आपकी ईमेल आईडी अमेंड नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती. मोबाइल नंबर एडिट हो सकता है बट सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर आईडी में. एक चीज और, अगर आप एमओए में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो, नई कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो जो यहाँ पे लिमिट्स ऑफ अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स की जो लिमिट है, अल्फाबेट्स की लिमिट्स किसमें बोल रहा हूँ मैं, फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में. तो वो अल्फाबेट की लिमिट जो फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में है वो 4000 अल्फाबेट्स की है. 4000 अल्फाबेट्स ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो. Now I'm taking the questions raised by the members. So किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. किसी का आया, I am changing the role from manager to director. It always showing error. This is the service error. तो दिव्या जी, सर्विस एरर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप हिंट क्वेश्चन को चेंज करो और हिंट क्वेश्चन को चेंज करके भी मदर मेड इन नेम वाला मत रखो, कोई और हिंट क्वेश्चन डालो. मैक्सिमम केसेस में सर्विस एरर, अपग्रेडेशन का, रोल चेंज का आपका रिजॉल्व हो जाएगा. आप ट्राई करके देखो, बिकॉज मैक्सिमम जितने भी लोगों को मैंने बोला है 70-80% का रिजॉल्व हुआ है. देखो अगेन आई एम सेइंग, कोई भी फुल फ्लैश सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ ट्रायल एंड एरर्स, प्रैक्टिस के बेस पे जो आप निकाल पाए हैं उसी के बेस पे हमने ये फाइंड आउट किया है. अब किसी का क्वेश्चन है, निशिका है, आई हैव 2 IDs. One, I have approved the name from the V2 version, but it is registered user in V3 version. Why I'm trying to apply the name from V3 from my business user, it is showing error, the name is reserved. निशी, अब इस केस में क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिकल जो आंसर बताता हूँ. अगर आपका नेम V2 में आपने फाइल किया था और वो अप्रूव हो गया था,
तो बहुत सारे लोगों को ना मिनिस्ट्री को भी इशू आ रहा है माइग्रेशन में। क्या हुआ है कि आपकी V2 आईडी आपने V3 आईडी में कन्वर्ट कर ली, आई एग्री, सेम वही आईडी जिसमें नेम अप्रूव हुआ था वही आपने V3 में कन्वर्ट कर ली, बट V3 में कन्वर्ट तो कर ली बट आपका नेम वहां शो नहीं हो रहा है, वो वाला जो V2 में अप्रूव हुआ था। तो ये माइग्रेशन इशू है, और माइग्रेशन इशू में क्या आप नया नेम दोबारा ये नेम फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज मिनिस्ट्री के सीआरसी के सिस्टम में वो नेम ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो आपको टिकट रेस करके हेल्प डेस्क से डिस्कस करके इसको माइग्रेट करवाना पड़ेगा V3 पे अपनी। जब आपकी V3 पे वो माइग्रेट करेंगे, मेरे भी बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, हमने यही करवाया था, तो जो मेरे V3 पे माइग्रेट हुए तो V3 पे फिर मैं आगे उसमें स्पाइस पार्ट भी फाइल करना अलाउड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सॉल्यूशन for change of email ID while doing DRT KYC? As of now, old email ID is there which not accessible. जैसा मैंने बोला अभी email ID चेंज करने में बहुत इश्यूज है, email ID आप चेंज करना मिनिस्ट्री अलाउड ही नहीं कर रही है। Next question, in few cases DSC registered in the business user ID V3 but still while filing showing respective DSC not registered, in this case we can do, देखो निशी मैं यहाँ पे दो सोल्यूशन बता सकता हूँ। नंबर 1, आप DSC का पासवर्ड चेंज करो, डीएससी को दोबारा रीएसोसिएट करो अपनी आईडी पे और दोबारा फॉर्म पे लगा के फाइल करो, मैक्सिमम टाइम एरर रिजॉल्व हो जाता है। स्टिल आता है तो फिर फॉर्म को कैंसिल एसरन करके नया फॉर्म बना के ट्राई करो, उस केस में भी आपका ये वाला हो जाएगा। 80-90% हो जाता है, हाँ, बट 20% नो डाउट एमसीए साइट इज वेरी मच गिविंग द एरर, वेरी मच रिजिड अबाउट दिस थिंग, तो वहां पे आपको हेल्प डेस्क की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। हाउ कैन वी क्रिएट लॉगिन if the email ID already popping while registration is not in the use? अगर आपको ऑलरेडी बन चुका है तो फॉरगेट यूजर आईडी करके आप इसको आगे प्रोसीड करो, बट आप बोल रहे हो आपने बनाई नहीं है, स्टिल ये शो कर रहा है, फिर एमसी हेल्प डेस्क से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, dispute occurred just after incorporation company in May 2003, none of the shareholder director deposit money yet, but 2 out of the 3 there want to resign as a director. What option do we? NC20 is not filed because of this, JI12 cannot be filed. According to me, this is a civil matter, you have to go for the civil suit in this matter. Next question, in incorporation form, if MO is not getting saved and error is showing save button call failed, इस केस में निश्चय आप सारे फॉर्म्स को दोबारा एडिट कर दो, स्पाइस पार्ट को दोबारा एडिट करो, नो डाउट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, दोबारा फिल करना पड़ेगा, सारे फॉर्म्स को दोबारा एडिट करते हुए सेव करते आओ, सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी फाइल LLP 3 and 4 फिजिकली? नो, LLP को फिजिकली फाइल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। Date of birth in PAN record with income tax department got corrected by the DIN holder, and at the same time DRT KYC compliance also defaulted in the previous year. Now we are unable to register business user, so we are never। अब ये जो PAN डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है ना KYC और PAN में, ये आपको मिनिस्ट्री को ही अप्रोच करके करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते। DSC registration done of professional and director and part B form 9 and 12 pro is successfully uploaded, but while uploading MOA error और DSC validation, सर वैलिडेशन का एरर तब आता है जब आप कोई भी फॉर्म पे डीएससी लगाते हो ना, उसमें ना राइट क्लिक करके देखना वैलिडेट हुआ या नहीं, कुछ कुछ फॉर्म पे वो वैलिडेट नहीं होता है, उसके लिए मैम आपको अपनी एडिट ऑप्शन में जाके पीडीएफ के वैलिडेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही वो वैलिडेट होता है, उसके बाद वो इजीली फाइल भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव मेड माय B3 ID as a business user but DSC showing already registered on another ID, इस केस में आप डीएससी का पासवर्ड चेंज करके एक बार ट्राई करिए, हो जाना चाहिए। कैन वी कैंसिल एसआर इन केस द फॉर्म इज अंडर रीसबमिशन, फॉर्म इज नॉट गेटिंग अपलोडेड नाउ? एक बार अगर फॉर्म फाइल हो गया, पे हो गया, फॉर्म रीसबमिशन में आप कैंसिल एसआर नहीं कर सकते हो। हाँ, किसी का INC9 डाउनलोड नहीं हो रहा, इस पे मैं सेम आंसर दूंगा, सारे फॉर्म्स को एडिट कर दो और फिर दोबारा ट्राई करो। सो एनी अदर क्वेश्चन? देवेश जी, जो लास्ट में 1-2 क्वेश्चन है वो भी ले लिए क्या आपने? हाँ, लास्ट वाले भी ले लिए, जो बिल्कुल नीचे नीचे लास्ट दिव्या का आया हुआ है। नहीं, उसके बाद 1-2 और आए थे, जैसे आपने नीचे से ऊपर लेना शुरू किया था ना, उसके बाद और 1-2 आए। मैं 7 PM से देखेंगे तो देख लेता हूँ, मैं भी नजर मार लेता हूँ। बाद हाँ, जितेंद्र सिंगल, आई हैव मेड माय ID on B3 as business user but DSC is showing already registered on another ID 7:10 PM। कर दिया मैंने। ओके ओके ओके, ये हो गया, अभी नीचे आए हैं 2-3 और को देख लेता हूँ।
आंसर दिस, हाउ टू वैलिडेट डीएससी इन एमओए एंड एओए। मैडम वैलिडेशन के लिए ना आपको अपना जो फॉर्म ओपन होता है, फाइल ऑप्शन में जाके एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है, वहां सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। सिग्नेचर में टूल्स में वैलिडेशन के ऑप्शन होते हैं, वहां सब टिक मार्क करके आप सेव करोगे ना, आपका फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा डीएससी। ये कौन सा है? हाँ नेहा जी, आपकी क्वेरी क्या है? क्योंकि आपने लिख दिया सर प्लीज टेल अगेन, कौन सी चीज बोलनी है वो एक बार अपना क्वेश्चन प्लीज आप डाल दीजिए। applied in V3 portal, resubmission required in V3 portal. Option is arising payment incomplete, but we have the payment. हाँ, ये टेक्निकल एरर है दिव्या जी, और काफी लोगों को आ रहा है, बट आप इस पे टिकट रेज करके appl.helpdesk पे जो मिनिस्ट्री को मेल करेंगे सीआरसी को, ये वाला एरर रिजॉल्व कर देंगे कि बहुत सारे लोगों को रिसबमिशन में पेमेंट मांग रहा है। ओके, नया वैलिडेशन ऑफ एरर का मैंने बता दिया, दोबारा वैलिडेशन ऑफ डीएससी कैसे करना है। डू वी हैव एनी मैनुअल और ऑफिशियल गाइड ऑफ एमसीए V3? नहीं, आज की डेट में कुछ नहीं है। अभी वो लोग रिजॉल्व कर लें, वो लोग सेटल कर ले, फिर वो पूरा कुछ गाइडेंस निकालेंगे, बट आज की डेट में नहीं है। अगर किसी का है कि 180 दिन में 20 नहीं फाइल होता तो क्या करें, आप 180 दिन के बाद फाइल करके देखो, फाइल होगा ही नहीं। 90% केसेस में हो जाता है, 10% केस में बहुत अच्छा है, फाइल करके शांत हो जाओ, बट 90% केस में नहीं होगा। पहले आपको फिर एडजुडिकेशन की एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, GNL1 में आरओसी में फाइल होगा, आरओसी पेनल्टी लगाएगा, पेनल्टी पे होगी, तब जाके ये फॉर्म फाइल होगा। D3 is giving error, form is not available for verification. सर ये error तो मैंने पहली बार देखा, form is not available for verification. Sorry, I'm not aware because first time I'm seeing this error. अभी तक किसी ने ऐसा नहीं पूछा है, तो I think आपको एक बार MC हेल्प डेस्क से डिस्कस करना पड़ेगा ये वाला error. So there is no option for submission. कोई और भी है आशा जी? कोई क्वेश्चन तो पेंडिंग नहीं है, चैट बॉक्स पे नहीं है कोई क्वेश्चन। एक अभी आया है, कैन बी फाइल MGT6 फाइनेंशियल ईयर 21-22 फाइल हो जाएगा ये आज की डेट में, बट ये आप कहीं भी रूल आउट नहीं कर सकते कि पेनल्टी नहीं लगेगी, वो आरओसी की बात, वो पेनल्टी किसी भी डिले पे लग सकती है। एक स्पेसिफिक की बात ही नहीं कर रहा, एनी फॉर्म, कोई भी डिले फॉर्म है, आरओसी हैविंग द फुल फ्लैश पावर। और किसी को लगता है कि सर मजाक कर रहे हैं, नहीं है, एमसीए की साइट पे बहुत सारे एडजुडिकेशन ऑर्डर्स पब्लिश किए है मिनिस्ट्री ने, और मैक्सिमम इसीलिए कि फॉर्म डिले से फाइल हुआ है। दिवेश, आप बता रहे थे जैसे कि डुप्लीकेट पैन से वो आपका रजिस्टर नहीं करेगा, वो एरर दे देगा पहले ही। बट जैसे मेरे केस में क्या हुआ है कि सेम पैन से उसने लॉगिन आईडी बना दी है। हाँ ठीक है, अब प्रॉब्लम मेरी कहाँ पर आ रही है कि उसमें नेम एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो बिजनेस यूजर बन गई होगी। हाँ, अब वहां पे जैसे ही रोल चेंज करके अपना प्रोफेशनल रिकॉर्ड का वो नेम वहां पे डालते हैं, तो नेम एक जहाँ पे नाम मिसमैच है वहां तो वो नेम मिसमैच का एरर दे रहा है। दैट्स फाइन, ठीक है, वहां पे एरर है। बट दूसरी आईडी, दोनों ही V3 पर है, दूसरी आईडी पे अगर मैं जाकर के देखती हूँ जहाँ नेम करेक्टली मेंशन है, वहाँ पैन भी वेरीफाई हो जाता है, बट जब उसको सेव करने जाते हैं तब वहां पे वो एरर देता है कि ये पैन ऑलरेडी दूसरे अकाउंट में है। मैम इसमें तो क्या ये है, 2 पैन से उन्होंने आईडी क्रिएट कर रखे है, मतलब मेरे खुद का ही केस है ये। कि आपको जो नाम मिसमैच का एरर है ना, नाम अब आपको चेंज करना है। प्रैक्टिकली आपका इशू इसमें क्या है कि एडिट करना है, यस। बिजनेस यूजर से रजिस्टर्ड यूजर पे डिग्रेड करवानी पड़ेगी एमसी पे टिकट रेज कर करके। तो टिकट रेस करने के लिए वहां पे ये लिखूं कि मेरा डिग्रेड करो रजिस्टर्ड यूजर में, या फिर सिंपल अपनी प्रॉब्लम लिखूं? बिकॉज मुझे एडिट करना है। ओके, क्योंकि अभी मैंने सिंपल कंप्लेंट डाली है कि मेरा नेम का इशू है। हो गया, आज के टाइम लगता है, बट ऑप्शन जब डिग्रेड होगी तभी आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। और ईमेल आईडी करेक्शन के लिए भी सेम प्रोसीजर है डिग्रेड का, या वो भी नहीं है इसमें? ईमेल आईडी हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज है कि जिस प्रोसेस में कहीं भी एडिट ऑप्शन नहीं है, ईमेल आईडी कैन नॉट एडिट। गलत है तो गलत ही रहेगी, फिर मोबाइल पे ओटीपी से खेल लेंगे। और मोबाइल पे तो ओटीपी आ ही नहीं रहे। आई एम ट्राइंग, नहीं तो आते हैं, जैसे हम भी फॉरगेट पासवर्ड के नहीं आ रहे, पिछले 1 वीक से नहीं आ रहा, मैं ट्राई कर रही हूँ एक केस में। कोई रेगुलर हर नया आता है, तो ये रिजल्ट सही सही, एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन आया है दिव्या जी का, replying to company applied in V3. Now the form is not opening for resubmission and payment is showing incomplete. इसके रिलेटेड जो आपका रिसबमिशन में जो एरर आप बता रहे हैं ना, रिसबमिशन में पहले पेमेंट मांग रहा था, वो ओपन ही नहीं हो रहा, ये आपको एमसी से ही रिजॉल्व कराना पड़ेगा। टिकट रेज करके एमसी में ही, मतलब क्या कि देखो, जब तक पेमेंट का ये वाले इशू था ना, ये उन्हीं के पास पावर है, ये उनके अलावा कोई कर नहीं सकता।
प्रदीप शर्मा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, आप अलाउ करें तो हम उनको एक सेकंड। एक राहुल जी का आया हुआ है, डायरेक्टली बिजनेस यूजर आईडी क्रिएटेड फॉर डायरेक्टर कैन बी मेक रजिस्टर्ड यूजर। तो जैसा मैंने अभी आशा जी को बताया कि डिग्रेड करने के लिए आपको टिकट रेज करके उन्हीं से करवाना पड़ेगा, एज सेल्फ आप नहीं कर सकते हो, वो ही करके देंगे। प्रदीप जी आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं सर। इनका ऊपर आ गया था क्वेश्चन, तो वैसे मे बी कुछ और पूछना चाह रहे हो। Yeah, ma'am. Good evening. या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Ma'am, I have written the question in chat box. ओके 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 ओके। डेट ऑफ बर्थ वो तो मिनिस्ट्री ही करेगी, क्योंकि ये टेक्निकल में नहीं जाके डेट ऑफ अदर। बर्थ इन पैन रिकॉर्ड्स। Sir, it's pending since long. That's why I thought there might be some. बहुत सारे इशू मिनिस्ट्री के पास बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो क्या है कि छोटे छोटे इशू तो जनरली रिजॉल्व हो रहे हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज है उसमें लग रहा है टाइम, नो डाउट एवरीवन इज गेटिंग ट्रबल बाय दैट, बट राइट नाउ वी आर ओनली हैविंग वन ऑप्शन टू कीप द पेशेंस एंड वर्किंग विद इट। ये थोड़ा टाइम जब तक ऐसा चल रहा है, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाते, वी हैव टू कीप in every 2 days you have to raise your ticket and call them and mail them. तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्या, अकाउंट हैज क्रिएटेड अंडर द रोल ऑफ मैनेजर यूजर व्हाइल चेंजिंग रोल सर्विस एरर के केस में दिव्या जी आप वो हिंट क्वेश्चन चेंज करके देखो, हिंट क्वेश्चन चेंज करके एक बार ट्राई करो, सर्विस एरर रिजॉल्व हो जाएगा आपका। अच्छा, आप एक INC 20A का बता रहे थे, जिसमें यू सेट की जो बिल्डिंग के बाहर डायरेक्टर की फोटो और वो जिसमें नेम बोर्ड भी कंपनी का दिख रहा हो। करेंगे ना, या तो INC 22 फाइल कर रहे हैं, हाँ, या कंपनी को बनाने के बाद 20A फाइल करेंगे, तो दो नई अटैचमेंट आ गई है। एक तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस की बिल्डिंग की फोटो आपको अटैच करना जरूरी है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की फोटो विद डायरेक्टर, और वो भी वही डायरेक्टर जिसका DSC लग रहा है, मैंडेटरी अटैचमेंट हो गई है। अब जैसे जो जनरली हम जैसे दिल्ली वगैरह में देखते हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग होती है, उसमें एक अंदर छोटा सा ऑफिस होता है। तो छोटे बिल्डिंग में, इतनी बड़ी बिल्डिंग में बाहर कहाँ पे नेम बोर्ड लगेगा सब जगह, तो ये पॉसिबिलिटी, उसमें क्या नेम बोर्ड मैंडेटरी है बिल्डिंग पे? फोटो दे दो, बिल्डिंग की फोटो दे दो बिल्कुल आउटसाइड से। ओके, नेम बोर्ड इज मैंडेटरी आउटसाइड द बिल्डिंग। बता दो, एक बिल्डिंग के अंदर की फोटो दे दो जहाँ डायरेक्टर है, जहाँ पे उसके ऑफिस के अंदर क्या है कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें एक प्लेस पे बोर्ड सारे लगे होते हैं, नेम्स एंड ऑल, तो वो जिस भी प्लेस पे उस प्लेस की एक एक्स्ट्रा फोटो आप अटैच कर दो। बाहर अटैच पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये मैंने अभी बताया था निशी की दिन तो अप्रूवल हो गया, बट दिन नहीं आया है। ये बहुत सारे केसेस में आया है, बट इसमें एक चीज मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आप दिन सेल पे कॉल करो, SRN बताओ, वो आपको दिन नंबर बता देंगे जो आप अपने फर्दर प्रोसेस के लिए एक बार यूज कर सकते हो। लेटर रहेगा जब जनरेट होगा, बट आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। आई थिंक क्वेश्चंस सारे कंप्लीट कर लिए गए। यस मैम, किसका हैंड रेज है? आई थिंक वी कैन कंक्लूड इट फॉर टुडे। यस, आई थिंक सो। एक क्वेश्चन और आया है। ओके सर, देन गॉट बट बिजनेस यूजर आईडी शोइंग इनवैलिड दिन। ये उस केसेस में है जहां पे जैसे मैंने बताया, आपने डिन सेल से ले तो लिया डिन, बट उनके सिस्टम में ये स्टेटस अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है डिन का। ये है बहुत सारे लोगों में, डिन और इनकॉर्पोरेशन में ये एरर, डिन और इनकॉर्पोरेशन में ये एरर बहुत सारे केसेस में है। ये आप टिकट रेज करके डिन सेल में भी मेल कर दो, डिन सेल बहुत जल्दी रिजोल्व कर देंगे, बिकॉज उनके पास ज्यादा इश्यूज नहीं है, तो उनके पास थोड़े बहुत इश्यूज भी है, तो वहां जल्दी रिजोल्यूशन हो रहा है। कुछ काम कर रहे हैं मतलब उनके पास कम इश्यूज है तो जल्दी रिजोल्व हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अक्षय जी का एक है, कैन वी यूज रेसिडेंशियल एड्रेस? मिनिस्ट्री ने कहीं मना नहीं किया ऑफिस दिखाने के लिए, बट वही चीज है, जब तक चल रहा है बहुत सारे ऑफिस रेजिडेंशियल एड्रेस पे चल ही रहे हैं, कंपनी लोगों में कोई डिनायल नहीं है। पर्टिकुलर कहीं पे लॉ डिनाई नहीं कर रहा, बट अब अदरवाइज अगर देखोगे तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की जैसे ही बात आती है तो वहां पे डिनायल है। बिल्कुल, क्या प्रेसिडेंस पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो दैट यू हैव टू सी कि आप किस एरिया में बैठे हो। नो, मैं सच कहीं डिनायल नहीं हूं। यस, ओके, तो very well Deveshi, you have answered lot many questions. Yes, and yes. I think each and every question is answered as of now. Yes. अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन रह गया है, they can post in
another 30 seconds or 1 minute. This one. Genuinely email ID changed, SAGC. Is it a question or something? I have named during V2, but then from V2 to V3. I have 2 IDs in V3. And 2 IDs. I have 2 IDs in V3. In one ID, I have business user. In another is registered user, with which I have to prove the name. Now I'm trying from new business user showing error that name is already located. Another ID not allowing to convert business user already. See, एक चीज बहुत क्लियर है, मैं इस एरर के बेस पे बता दूं, जो भी अगर आपने V2 पे फॉर्म फाइल किया था, अगर वो रिसबमिशन में है या V2 पे नेम अप्रूव हुआ था, V3 में आपको उसका इनकॉर्पोरेशन फाइल करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी आईडी में अलाउड होगा जिस V2 पे आपने अप्रूव करवाया था, उसी ईमेल आईडी पे, किसी दूसरी बिजनेस यूजर आईडी पे नहीं जाएगा। हाँ, बट जैसे आपके क्वेश्चन में आपने लिखा कि आपने जिस V2 आईडी से नेम अप्रूव हुआ था, उस V2 आईडी को तो रजिस्टर्ड यूजर में कन्वर्ट किया है, तो रजिस्टर्ड यूजर में इनकॉर्पोरेशन अलाउड है, आप रजिस्टर्ड यूजर में इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो, वो एसएलएन आपको वहां पे माइग्रेट हो जाएगा। और माइग्रेट नहीं हुआ है तो आप टिकट रेस करके उसे माइग्रेट करवाओ अपनी आईडी में और फाइल कर दो। बट आप ये कंसर्न लो कि अदर यूजर आईडी पे दिखेगा तो अदर पे वो नहीं दिखेगा। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, वो रिगार्डिंग डायरेक्टर केवाईसी है। लाइक ईमेल आईडी चेंज हो गया है, दैट इज व्हाट ही रोट, जेन्युइनली ईमेल आईडी चेंज, देन हाउ टू गेट केवाईसी डन। समझ नहीं, ईमेल आईडी सर आप पोर्टल की बात कर रहे हैं या फॉर्म की? डायरेक्टर का जब केवाईसी अपडेट करते हैं कंप्लीट फॉर्म भर के, तो उसमें अगर हम ईमेल आईडी दूसरा डालते हैं तो चेंज हो जाती है या नहीं होती है? अभी तो केवाईसी के फॉर्म्स भी देखो क्या है कि साल में एक बार जाते हैं, उसके बाद इसके अलाउड नहीं करती। फिर एक ईयर कुछ भी चेंज करना तो DIR 6 जाता है, बट उसमें भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलाउड नहीं करते। तो अब जब आज के बाद प्रैक्टिकली पता चलेगा कि वहां पे क्या सिनेरियो है, वो अभी पता नहीं चल पा रहा किसी को। सर वी नीड टू वेट फॉर दैट। ठीक है, इसका आंसर मैंने यही था, DSC आपने डायरेक्टर की आईडी पे प्रोफेशनल का कर दिया है, प्रोफेशनल की डायरेक्टर पे कर दिया, तो उनका नए DSC बना के उनकी कंसर्न आईडी पे करो तो वो हो जाएगा रिजॉल्व। निशी का एक क्वेश्चन आ रहा है, इनकॉर्पोरेशन कैन वी यूज कोरस्पोंडेंस एड्रेस आउटसाइड अदर स्टेट फॉर प्रमोटर्स एड्रेस? मतलब आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस कंपनी के लिए बात करें निशी, या प्रमोटर्स के पर्सनल एड्रेस के लिए? लेटर कैन बी फाइल INC22 फॉर द प्रमोटर्स एड्रेस। सी देखो, INC22 जो फाइल होता है इनकॉर्पोरेशन पे, इनकॉर्पोरेशन का जो स्पाइस पार्ट भी वो बोलता है कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो कि नहीं ये रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, ये कॉर्पोरेट अभी हमारा कोरस्पोंडेंस एड्रेस नहीं है, तो जब भी आप INC22 फाइल करोगे ना, उसमें आपको सारी फोटोग्राफ्स और वो सब लगाना पड़ेगा, और INC20A22 के बाद ही फाइल होगा। और जो आप स्टेट की बात करो, हाँ, इसमें ये है कि मान लो आपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस तो दिया कर्नाटका का, और रजिस्टर्ड ऑफिस आप दिखाओगे बेंगलोर में, ये नहीं लेगा, ये एड्रेस सेम स्टेट का ही पकड़ेगा, वो अदरवाइज शिफ्टिंग दिखाएगा। मींस प्रमोटर का एड्रेस एंड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या सेम होना चाहिए? दिस इज व्हाट ये था कि हमने अभी जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तब कोरस्पोंडेंस एड्रेस डाल सकते हैं ना, वहां पे मैंडेटरी ऑफिस का डालो, तो कोरस्पोंडेंस दूसरी स्टेट का डाल दें, और INC22 में किसी दूसरे स्टेट का तो ये अलाउड नहीं है, स्टेट के होने चाहिए, क्योंकि फीसिस उसके बेस पे कैलकुलेट होगी। ओके, सो आई थिंक दैट conclude it ma'am now. yes now we can conclude. So as सुमित जी कहीं स्ट्रक ऑफ हो गए हैं, दिवेश जी एक क्वेश्चन और है, इफ यू कैन आंसर। दो क्वेश्चन। prepare a new DSC but not able, फिर दिवेश जी जो लास्ट ऑप्शन मैंने बताया था, सब ट्रिक्स के बाद जो काम नहीं करता फिर मिनिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जैन पार्ट A it is required only industrial activity, but now part A required NIC code. Can I provide for incorporation? अगर आपका पार्ट ए ऑलरेडी अप्रूव्ड है ना V2 में, अगर आप V3 पे जाओगे अमेंड करने के लिए तो वहां पे NIC कोड मांगेगा और आपको अलाउड कर देगा NIC कोड फिल करने के लिए। तो दिवेश you will be sharing this PPT with okay, so friends you can get those PPT from Sumit ji CASA platform, and you can very well refer to that PPT and all the tricks he has already mentioned in his PPT, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। with this सुमित जी कहीं स्टक अप हो गए, नहीं ऑनलाइन आ पा रहे?
So I am taking this opportunity to thanks each and every participants, and a special thanks to Deveshi for giving your special valuable time to us. And thank you all the participants for joining us today. And we will definitely expect you to come tomorrow also, same time, 6 o'clock, for second session on this master series. So thank you everyone, and thank you so much, Deveshi. Thanks. Thank you. Thank you, everyone. Asa, can we close the meeting?